एपिसोड 240 झेंगई संप्रदाय निर्दयता पर जोर देता है। उनकी दृष्टि में मित्रों, संबंधियों, प्रेमियों तथा पर्वतों और नदियों में कोई अंतर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि यह कठोर या हृदयहीन है, लेकिन झेंगई संप्रदाय का कहना है कि केवल 7 भावनाओं और 6 इच्छाओं को त्यागने से ही मार्शल आर्ट में महान सफलता प्राप्त की जा सकती है। चाहे वे सही हो या गलत, झेंगई को पढ़ाने वाले लोग हमेशा लोगों को यह एहसास दिलाते हैं कि उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर उन्हें वास्तव में परवाह नहीं है? ये भी सही नहीं है। फैंग फेई अभी भी तियानहाई टायरानी को हराना चाहता था और व्हाइट टाइगर सोसाइटी में पहला स्थान प्राप्त करना चाहता था। वे 2 बराबरी के लोग हैं। ये लड़ाई इसलिए शीर्ष लड़ाई है। उनकी तुलना में फैंग यांग और लिंग जियो स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं है। कुछ लोगों को छोड़कर जिन्होंने हमेशा लिंग जियो का समर्थन किया है, बाकी अधिकांश का मानना है कि यह लड़ाई असली शिखर लड़ाई है। दानव राजा की मुट्ठी। तियानहाई बटू अचानक दहाड़ उठा और उसकी मुट्ठी का निशाना अचानक आसमान में चला गया। पूरे अंतरिक्ष में मौजूद तात्विक ऊर्जा एक पल में संकुचित होकर इस भयानक मुक्के में एकीकृत हो गई। दुष्ट आत्मा उच्च स्तर की सांद्रता के साथ तत्वों को जोड़ती है। यह मुक्का इतना शक्तिशाली था कि लोगों को ऐसा लगा जैसे शैतान दुनिया में आ गया हो। सिर्फ सांस से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह लिंग जियाओ के शैतान के अवतार से बिल्कुल भी कम नहीं था, बल्कि उससे भी ज्यादा शक्तिशाली था। महान सत्य सबसे सरल है, बस एक मुक्का। फैंग फेई की आवाज तियानहाई टायरनी की तरह तेज नहीं थी, लेकिन उसने जो भयानक आभा छोड़ी वह बिल्कुल भी कमतर नहीं थी। वह स्थान जो मूलतः दुष्टात्मा द्वारा कैद किया गया था, तुरंत ही टूट गया। एक ज़ैड जैसी मुट्ठी ने सीधे वार किया। बूम! विस्फोटक आभा ने पूरे क्षेत्र को उलट-पुलट कर दिया। थंडर सिटी कई बार हिलने से बच नहीं सकी। भयावह चमकदार रोशनी अंगूठी पर खिल उठी और फिर प्रकाश की चमकदार किरणों में बदल गई और बाहर निकल गई। लाल दिव्य फीनिक्स ऊर्जा और काली राक्षसी ऊर्जा का टकराव, सफेद हाओरन धार्मिकता और काली राक्षसी ऊर्जा के टकराव से अधिक चमकदार दिखता है। केवल इस बिंदु से ही यह कहा जा सकता है कि फैंग फेई फैंग यांग से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। इस टक्कर में दोनों में से कोई भी लाभ उठाने में सक्षम नहीं लग रहा था, और फिर वे दोनों 2 प्रतिबिंबों में बदल गए। एक लाल और एक काला, मुठ्ठियां स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पागलों की तरह टकरा रही थीं। इसकी गति इतनी तेज है कि अधिकांश लोगों की आंखें इसे देख नहीं पाती। बूम बूम बूम! भयानक विस्फोटों की आवाजें लगातार आती रहीं। भयावह आघात तरंगें आकाश में तथा वलय पर फैलती रहीं। अधिकांश लोग आकृति को बिल्कुल नहीं देख सके, लेकिन वे 2 रोशनियों को हवा में और वलय पर टकराते और अलग होते तथा फिर टकराते और पुनः अलग होते देख सकते थे। ये बहुत तेज है। यह इतना तेज था कि लोगों को लगा कि ये 2 लोगों के बीच की लड़ाई नहीं, बल्कि 2 रोशनियों के बीच की लड़ाई है। लेकिन भले ही कोई दिखाई न दे रहा हो, फिर भी योद्धा बहुत उत्साहित थे। इतना अच्छा मुकाबला बहुत रोमांचक था। ये वास्तविक अंतिम मुकाबला था, और यह स्पष्ट रूप से फैंग यांग और तियानहाई टायरनी के बीच की लड़ाई से एक स्तर ऊपर था। लिंग जियो, क्या तुमने देखा है? क्या तुमने इन 2 लोगों की महान ताकत देखी है? यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुमने मुझे हरा दिया, तुम जो चाहो कर सकते हो। इन 2 लोगों की तुलना में तुम कुछ भी नहीं हो। हालांकि फैंग यांग को लिंग जियो ने मना लिया था, फिर भी वह फैंग फेई और तियानहाई टायरानी को हराने के लिंग जियो के इरादे से सहमत नहीं हो सकी। सच में? तो फिर मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम अपनी चोटों का अच्छे से ख्याल रखो। जब तुम बाद में मुझे इन 2 लोगों से लड़ते हुए देखो, तो अपनी उत्तेजना के कारण अपनी पुरानी चोटों को फिर से उभरने मत दो। लिंग जियो मंद मुस्कुराया। अब उसने फैंग यांग पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अंगूठी की ओर देखा। 10 मिनट से अधिक समय तक चली हिंसक टक्कर के बाद अंततः दोनों अलग हो गए। वे मैदान के पूर्व और पश्चिम दिशा में लटके हुए थे। तियानहाई बटू की आंखों में भयंकर चमक थी, और उसकी राक्षसी आभा अभी भी अभिमानी और दबंग थी, जो फैंग फेई को घूर रही थी। लेकिन फैंग फेई के चेहरे पर अभी भी उदासीनता थी। दिव्य फीनिक्स की आभा ने उसे घेर लिया था, और पूरी रात का आसमान लाल रंग में रंगा हुआ था। उसने तियानहाई टायरनी को भी देखा। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी, लिंग जियो अभी भी उसकी आंखों में महत्व और गंभीरता देख सकता था। जाहिर है, तियानहाई टायरानी की ताकत ने फैंग फेई को अपनी रक्षा कम करने से रोका। हा, फैंग फेई, आप वास्तव में असली फैंग फेई हैं। आपने वास्तव में मुझे निराश नहीं किया। मैं, तियानहाई टायरनी, व्हाइट टाइगर सम्मेलन में ऐसा प्रतिद्वंद्वी पाकर वास्तव में खुश हूँ। लेकिन इस लड़ाई में जीत मेरी ही होगी।
एक भयंकर टक्कर के बाद तियानहाई टायरानी को फैंग फेई की ताकत का पता लग गया और वह पहले से अधिक आश्वस्त लग रहा था। ऐसा कहते ही उसके पीछे एक दिव्य मगरमच्छ का विशाल प्रेत प्रकट हुआ। इस आदमी ने अंततः अपनी पहली मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल किया। हालांकि ऐसा लगता है कि तियानहाई टायरानी अभी भी लिंग जियो की तरह एक ही समय में कई मार्शल आर्ट आत्माओं को जारी नहीं कर सकता है। शायद इस दुनिया में लिंग जियो को छोड़कर जिसके पास अधिपति मार्शल स्पिरिट है, कोई और ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अत्यंत प्रतिभाशाली और अभिमानी तानाशाह तियानहाई भी ऐसा नहीं कर सका। लेकिन तियानहाई टायरानी के पास एक फायदा है। उसके पास न केवल दिव्य मगरमच्छ आत्मा है, बल्कि उसके पास दिव्य मगरमच्छ रक्तरेखा भी है। रक्तरेखा मार्शल आत्मा के समान ही है, जो कई भयानक कनेक्शन का उत्पादन करेगी, जिससे योद्धा अधिक शक्तिशाली शक्ति के साथ बाहर निकल सकेगा। दिव्य मगरमच्छ मार्शल आत्मा उभरी और विशाल छाया ने फैंग फेई को देखा, जैसे कि आकाश को सीधे इस विशाल मगरमच्छ द्वारा निगल लिया जाएगा। दिव्य मगरमच्छ के दबाव से अंतरिक्ष में वास्तव में चरमराहट जैसी ध्वनि उत्पन्न हुई, मानो वह टूटने वाला हो। तियानहाई साम्राज्य की दिव्य मगरमच्छ मार्शल आत्मा वास्तव में शक्तिशाली है। जब इसे आपके दिव्य मगरमच्छ वंश के साथ जोड़ा जाता है तो ये बस अद्भुत है। लेकिन आपके पास मार्शल आत्मा वंश है और मेरे पास भी है, फैंग फेई। फैंग फेई ने ठहाका लगाया और उसके पीछे एक विशाल ज्वलंत दिव्य फीनिक्स प्रकट हुआ। उसी समय उसके शरीर में फीनिक्स का खून जाग उठा और उसके पूरे शरीर से ज्वाला की तरह एक लाल रोशनी निकली और अंतरिक्ष एक पल में बेहद गर्म हो गया। कौन अधिक शक्तिशाली है, फीनिक्स या मगरमच्छ? देखते हैं कौन अधिक शक्तिशाली है। फैंग फेई ने हल्की मुस्कान दी और भयानक फीनिक्स आभा जारी हुई। उस समय तियानहाई बटू के आसपास का स्थान आग की लपटों से नियंत्रित लग रहा था और हवा में अजीब गर्मी बढ़ती जा रही थी। रिंग के पास खड़े सभी योद्धाओं को ये भयंकर गर्मी अपनी ओर आती हुई महसूस हुई। ये दो शीर्ष प्रतिभाएं मार्शल आत्मा के बिना पहले से ही एक स्तर ऊपर हैं। अब जब मार्शल आत्मा के रक्त का उपयोग एक ही समय में किया जाता है तो ये बस अवर्णनीय रूप से भयानक है। हाँ, एक तरफ मगरमच्छ है जो उग्र समुद्र और लहरों को नियंत्रित कर रहा है और पूरे अंतरिक्ष को जलमग्न कर देगा। दूसरी ओर फीनिक्स है जो भड़की हुई आग को नियंत्रित कर रहा है और आकाश को जला रहा है तथा पूरे अंतरिक्ष को जला देगा। इस युद्ध में पानी अधिक शक्तिशाली है या आग, ये कहना कठिन है। तियानहाई बटू ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और वह फैंग फेई द्वारा जारी की गई भयानक शक्ति को भी महसूस कर सकता था, जो उसकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। फिर आओ, महान दाव सबसे सरल है, सही पंच। फैंग फेई ने अपनी चाल नहीं बदली, लेकिन अपनी मार्शल आत्मा और रक्तरेखा की शक्ति को जारी करने के बाद उन्होंने उसी चाल को एक मजबूत बल के साथ जारी किया। उस समय पूरा स्थान आग की लपटों से भर गया था। राइट पंच ने आग की लपटों की शक्ति और दिव्य फीनिक्स की आभा को एक साथ मिला दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई दिव्य फीनिक्स आसमान से उतर रहा हो। ये दृश्य वाकई चौंकाने वाला था। चलो, दानव राजा की तानाशाह मुट्ठी मार डालो। फैंग फेई से मुकाबला करने के लिए तियानहाई बटू ने अपनी चाल नहीं बदली, लेकिन यह मुक्का पहले से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था। जिस क्षण भयानक मुक्का बाहर निकला, दिव्य मगरमच्छ की छाया एक राक्षस राजा में बदल गई। स्वर्गीय तियानहाई बटू की शक्ति बढ़ गई और दिव्य मगरमच्छ की छाया एक राक्षस राजा की तरह राक्षस में बदल गई। नीली लहरें एक काले राक्षसी समुद्र में बदल गईं, जो ज्वलंत फीनिक्स की ओर बढ़ रही थी। फैंग फेई अभी भी शांत दिख रहा था और उसकी सैद जैसी मुट्ठी आसमान छूती लपटों की शक्ति में लिपटी हुई थी और वह अभी भी दानव राजा की तानाशाह मुट्ठी की ओर बढ़ रहा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह लगातार कंपन हो रहे थे और गतिरोध के एक क्षण के बाद भयानक लपटों ने तुरंत बुरी आत्मा को भस्म कर दिया, दानव राजा की तानाशाह मुट्ठी को नष्ट कर दिया और फिर तियानहाई बटू के शरीर को नष्ट कर दिया। यद्यपि दानव राजा की तानाशाह मुट्ठी से टक्कर के बाद इस मुक्के की शक्ति बहुत कमजोर हो गई थी, फिर भी तियानहाई बटू एक कदम पीछे हट गया। हालांकि यह केवल एक छोटा कदम था, फिर भी यह फैंग फेई की जीत थी। इस आमने सामने की टक्कर में ये स्पष्ट था कि उसे बढ़त हासिल थी। क्या परिणाम तय होने वाला है? लोग हैरान और अनिश्चित थे। आखिरकार तियानहाई बटू इतना शक्तिशाली था, उसे इतनी आसानी से खोना बहुत आसान था। रिंग में तियानहाई बटू ने विपरीत दिशा में फैंग फेई को बेरुखी से देखा। हालांकि उसे इस मौके से चोट लगी थी, लेकिन वह घायल भी नहीं लग रहा था। बहुत बढ़िया फैंग फेई, आप वास्तव में मेरे द्वारा चुने गए प्रतिद्वंद्वी हैं। मेरे पदार्पण के बाद से
ये पहली बार है कि कोई मुझे अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने के लिए मजबूर कर सकता है। तियान हाई बटू सचमुच हंस पड़े। फिर आओ। उसके शरीर से एक अधिक भयानक आभा निकली और उसके कारण आकाश का रंग बदल गया। एक बार जीवन ले लो। सब हैरान थे। इस आदमी की साधना तो सचमुच जान लेने के दायरे में आ गई है। तुम्हें पता है, जब वे पहली बार वानली जुएदी आए थे तो इन लोगों में सबसे मजबूत फैंग फेये और तियानहाई बटू थे, और उन दोनों की साधना यिन और यांग क्षेत्र के केवल 18वें स्तर पर थी, अभी तक चरम अवस्था पर नहीं थी। लेकिन इतने लंबे समय के बाद अन्य योद्धाओं की शक्ति में सुधार हुआ है, उनकी शक्ति में सुधार कैसे नहीं होगा। लेकिन फिर भी तियानहाई बटू की साधना का स्तर एक बार जीवन लेने के दायरे में सुधार हुआ है, जिसने अभी भी सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है। जान लेने का क्षेत्र। जीवन लेने वाले कदम का मतलब है कि शरीर में पहले से ही पुनर्जन्म की ऊर्जा आ चुकी है और शरीर में आवश्यक परिवर्तन भी शुरू हो गए हैं, जो कि साधारण यिन यांग क्षेत्र के योद्धाओं से बहुत अलग है। ऐसा लगता है कि इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन वास्तव में इसमें बहुत बड़ा अंतर है। जीवन लेने वाले राज्य की शक्ति के मुक्त होने से एक बार स्वर्ग क्रोधित हो गया। आकाश में बिजली चमकने लगी और गरजने लगी, मानो उस व्यक्ति को दंडित करने के लिए जिसने स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध जाकर अपना भाग्य बदलने का साहस किया था। लोग इस दृश्य को भयभीत होकर देख रहे थे। बहुत कम लोगों ने वास्तव में पुनर्जन्म क्षेत्र के योद्धाओं की पूरी शक्ति देखी है, लेकिन आधे कदम के पुनर्जन्म क्षेत्र साधक के रूप में जीवन लेने वाले क्षेत्र योद्धा इतने शक्तिशाली रहे हैं कि आप पुनर्जन्म क्षेत्र के योद्धाओं की कल्पना कर सकते हैं। ये सचमुच भयानक है। 30 साल से कम उम्र का योद्धा इतना शक्तिशाली हो सकता है। ये तियानहाई बटू अपने अत्यंत दबंग चरित्र के लिए वास्तव में योग्य है। दानव राजा बा मुट्ठी, जीवन ले लो। वही चाल फिर चली, लेकिन मुट्ठी का इरादा पहले से कई गुना मजबूत था। फैंग फेई ने भौहें सिकुड़ी। ऐसी भयानक शक्ति ने उसे सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया। लेकिन क्या फैंग फेई पीछे हटेंगे? महान दाव सरल है, बस एक मुक्का मार डालो। फैंग फेई डरे नहीं और मुक्का मारा। भयानक दिव्य फीनिक्स आभा फूट पड़ी और दानव राजा तानाशाह मुट्ठी को मार डाला। हालांकि इस बार दिव्य फीनिक्स आभा ने वास्तव में डर महसूस किया और मध्य हवा में दानव राजा तानाशाह मुट्ठी की मुट्ठी से टुकड़ों में उड़ा दिया गया। भयानक बल ने फैंग फेई के शरीर पर प्रहार किया, जिससे फैंग फेई 2 कदम पीछे हट गया और उसके मुंह के कोने से खून की धार बहने लगी। दिलचस्प। फैंग फेई मुस्कुराए और मूल रूप से उदासीन आभा अचानक एक रानी की तरह राजसी और गंभीर हो गई, जिससे लोगों पर एक मजबूत दबाव पड़ा। यदि कोई और होता तो इस तरह से विस्फोट करने पर वह पराजित हो जाता। फैंग यांग की नज़र में वह इस तरह के भयानक हमले का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकती थी, और फैंग फेई ने केवल थोड़ा सा खून थूका। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या आपको लगता है कि केवल आपकी खेती में सुधार हुआ है? फैंग फेई ने तियानहाई तानाशाह को देखा और एक पवित्र आभा अचानक उठी। उसके पीछे स्थित दिव्य फीनिक्स शुद्ध सफेद पवित्र फीनिक्स में बदल गया और यहाँ तक कि लाल लौ भी पवित्र सफेद में बदल गई। जीवन लेने वाला क्षेत्र। ये जीवन लेने वाला क्षेत्र भी है। भीड़ उबल रही थी। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि जीवन लेने वाले क्षेत्र में 2 प्रतिभाशाली योद्धा इस व्हाइट टाइगर फेग्युन सम्मेलन में पैदा होंगे। ये दोनों लोग वास्तव में सबसे मजबूत और शीर्ष हैं। क्या तुमने इसे देखा? क्या तुमने लिंगजियो को देखा? क्या तुम उनके साथ तुलना के योग्य हो? फैंग यांग बेहद उत्साहित लग रही थी, मानो यह फैंग फेई नहीं थी जिसने ये शक्तिशाली बल छोड़ा था, बल्कि वह खुद थी। लिंगजियो ने इस बार उसे अनदेखा कर दिया, बस अंगूठी को उदासीनता से देखा। उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत था। फैंग यांग ने मुसीबत मोल ली थी और वह काफी दुखी थी, लेकिन उसका मानना था कि जब लिंगजियो का सामना इन 2 शक्तिशाली लोगों से होगा तो यह अनिवार्य रूप से मुसीबत मोल लेने जैसी स्थिति होगी। उस समय वह लिंगजियो के साथ दुर्व्यवहार के दृश्य का भी आनंद ले सकती थी। स्वर की शक्ति, कानून का द्वार। जैसे ही उसकी साधना जारी हुई, फैंग फेई की आभा बदल गई और वह खुद से बुदबुदाई। अचानक आकाश में एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे के चारों ओर अनगिनत शिलालेख लिपटे हुए थे और निकलने वाली चमकदार सफेद रोशनी पवित्र और रहस्यमय थी, ठीक उसी तरह जैसे कि जियांटिंग महाद्वीप से निकलने वाली रोशनी। स्वर्ग की शक्ति। ये वास्तव में स्वर्ग की शक्ति है। किंवदंती है कि झेंगई संप्रदाय बायहू महाद्वीप में जियांटिंग महाद्वीप का प्रवक्ता है। अब ऐसा लगता है कि यह वास्तव में सही है। ये फैंग फेई वास्तव में कानून के द्वार को सक्रिय कर सकता है। तियानहाई बटू खतरे में है।
जो लोग स्वर्ग की शक्ति और कानून के द्वार से परिचित हैं, वे जानते हैं कि वे कितने शक्तिशाली हैं। इन दो भयानक ताकतों के दमन के तहत तियानहाई बटू कभी भी कोई मौका नहीं देगा। तियानहाई बटू ने भी अपना सिर उठाया, कानून के द्वार को उदासीनता से देखा और थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। तुरंत ही उसके मुंह के कोने पर एक क्रूर भाव उभर आया। चूंकि आपने अपना तुरुप का पत्ता उजागर कर दिया है, इसलिए मैं विनम्र नहीं रहूंगा। तियानहाई बटू के पीछे से मगरमच्छ देवता की छाया पूरी तरह से गायब हो गई, लेकिन बुरी आत्मा अधिक शक्तिशाली हो गई। कुछ समय बाद तियानहाई बटू का शरीर बदलने लगा। मगरमच्छ देवता कबीले का मूल शरीर एक विशाल राक्षस राजा में बदल गया। यद्यपि इस राक्षस राजा का शरीर लिंगजियो के राक्षस अवतार जितना बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें निहित भयानक शक्ति बहुत वास्तविक, बहुत शक्तिशाली और अत्यंत शुद्ध है। ये लिंगजियो के राक्षस अवतार से भी अधिक दुष्ट है। यह आदमी सचमुच पागल है। लिंगजियाओ आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। क्या हुआ बड़े भाई, कुछ गड़बड़ है क्या? लॉन्गचेन को समस्या समझ में नहीं आई और वह पूछे बिना नहीं रह सका। उसने वास्तव में अपना शरीर त्याग दिया और अपनी आत्मा को असली राक्षस में इंजेक्ट कर दिया। हालांकि इससे उसकी साधना में बहुत सुधार हो सकता है, लेकिन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में मुझे लगता है कि यह बहुत मूर्खतापूर्ण है। उसके अपने शरीर में स्पष्ट रूप से और अधिक क्षमता है जिसका पता लगाया जाना चाहिए। लिंगजियो ने आह भरते हुए कहा, बेशक शायद उसे शुरू से ही अपने शरीर की परवाह नहीं थी। जब इस राक्षस राजा का शरीर इस्तेमाल हो जाएगा तो वह दूसरा राक्षस चुन लेगा। वह हमेशा इसे अपडेट और बदल सकता है। ये सचमुच पागलपन है। आपका शरीर, बाल और त्वचा सभी आपके माता पिता पर निर्भर हैं। क्या ये वास्तव में इसके लायक है? सन लेंगचान ने अपना सिर हिलाया। वह मूल रूप से तियानहाई टायरनी की प्रशंसक थी, लेकिन इस समय उसके विचार बदल गए। तियानहाई तानाशाह का अपनी साधना में सुधार करने का तरीका निश्चित रूप से मार्शल आर्ट का उसका मार्ग नहीं था। बेशक तियानहाई टायरनी को इसकी परवाह नहीं है, उसे केवल इस बात की परवाह है कि वह मजबूत है या नहीं। बेकार तियानहाई तानाशाह, चाहे तुम कुछ भी बन जाओ, एक बार जब मैं स्वर्ग की शक्ति और कानून के द्वार को मुक्त कर दूंगा तो तुम्हारे पास जीतने का कोई मौका नहीं होगा। फैंग फेई ने तियानहाई टायरानी के परिवर्तन को देखा और उदासीनता से कहा। उसकी आभा पवित्र और महान हो गई थी, यहाँ तक कि उसमें स्वर्ग से संबंधित एक प्रकार की महिमा भी थी। इस समय मैं स्वर्गीय दाव का प्रवक्ता और कानून का प्रशासक हूँ। हम शेखी बघारना बंद करो। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम सात भगवान हो? तुम्हें बस प्रार्थना के माध्यम से थोड़ा सा अनुग्रह मिला है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सच में मेरे राक्षस राजा के शरीर का मुकाबला कर सकते हो? तियानहाई तानाशाह ने ठंडी सांस ली। वह फैंग फेई की शक्तिशाली आभा से बिल्कुल भी नहीं डरता था। इस समय वह आत्मविश्वासी और दबंग था, जो पहले से भी बदतर था। हाँ, तुम सही हो। मैं वास्तव में सात स्वामी नहीं हूँ और मैं स्वामियों के राजा के साथ अतुलनीय हूँ, लेकिन तुमसे निपटने के लिए स्वर्ग की यह छोटी सी शक्ति पर्याप्त है। स्वर्ग और कानून के द्वार, हमला। फैंग फेई मंद मंद मुस्कुराया और फिर उसके शरीर में स्वर्ग की शक्ति आकाश में दौड़ गई और कानून के दरवाजे में घुस गई। अचानक धरती पर लोहे के खुरों की आवाज सुनाई दी और एक के बाद एक लड़ाई की अनगिनत आवाजें आईं। लोग आश्चर्य से कानून के द्वार की ओर देख रहे थे, ये सोचकर कि वहां कोई सेना आ जाएगी। कुछ ही क्षण बाद असंख्य बादल जैसी चीजें लॉ गेट से बाहर निकली और ये बादल एक सेना में बदल गए। घुड़सवार सेना आक्रमण करती है, पैदल सेना उसका पीछा करती है तथा तीरंदाज पीछे आते हैं। सबसे पहले घुड़सवार सेना तियानहाई बटू की ओर बढ़ी। तियानहाई बटू का चेहरा ठंडा पड़ गया और भयानक राक्षसी आभा उभरी और फिर उसके राक्षसी पंजे लहराए, सीधे धुएं के बादल को टुकड़ों में तोड़ दिया। हालांकि घुड़सवार सेना का आक्रमण जारी रहा। बादलों की तरह दिखने वाली वह घुड़सवार सेना अंतहीन प्रतीत होती थी। एक तेजधार हथियार पकड़े हुए वह लगातार हमला करता रहा। पैदल सेना भी पीछे पीछे आए और एक विशाल ढालनुमा संरचना बनाकर अपनी स्थिति में आ गई। मार डालो, मार डालो, मार डालो। तियानहाई टायरानी इतना क्रोधित था कि भयानक राक्षसी आभा ने वास्तव में घुड़सवारों को प्रदूषित कर दिया। प्रत्येक घुड़सवार को अंततः राक्षसी आभा ने निगल लिया और पूरी तरह से गायब हो गया। हालांकि इससे पहले कि तियानहाई टायरानी को खुश होने का समय मिलता, तीर पहले ही उड़ने लगे थे। ये सघन बाण स्वर्ग की शक्ति से संघनित हैं और इनमें से प्रत्येक बाण भयंकर मारक क्षमता से भरा हुआ है। हे भगवान, मैं इनमें से किसी भी तीर का विरोध नहीं कर सकता। भीड़ में योद्धा चिल्लाते रहे।
फैंग फेई का लॉ गेट बहुत शक्तिशाली है और उसके कहने का मतलब कि यह लॉ गेट का उपयोग करने के तरीकों में से एक है। तियान हाई टायरनी उग्र थी और राक्षसी ऊर्जा ने वास्तव में एक काले भंवर का निर्माण किया। घनीभूत रूप से उड़ने वाले सभी तीर इस भयानक भंवर द्वारा निगल लिए गए। इससे उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। उन तीरों को नष्ट करने के बाद तियान हाई बटू बाहर निकला। उसकी भयानक मुठ्ठियां लगातार पैदल सेना की विशाल ढालों पर प्रहार कर रही थीं। ढालें एक एक करके टूट गईं और फिर उनमें पड़ गईं। किसी ने देखा कि विधि द्वार पर लगे मूल 7 शिलालेखों में से एक गायब था। भयानक दुष्ट आत्मा के कारण हजारों सैनिक तुरंत नष्ट हो गए। हा, यह मजेदार है फैंग फेई, आपका हमला भी उतना अच्छा नहीं है। तियान हाई टायरानी हंसे और अपने प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट दिखे। फैंग फेई के चेहरे पर भी आश्चर्य का भाव था, लेकिन एक पल के बाद वह सामान्य हो गया। स्वर्ग के कानून का द्वार, जाल संरचना। तियान हाई तानाशाह को फैंग फेई पर हमला करते देख लॉ गेट पर दूसरा शिलालेख चमक उठा और कई प्रेत फिर से गेट में दिखाई दिए। ये छायाएं काले बादलों की तरह हैं और हर एक के हाथ में एक लंबी जंजीर है। नींद। अनगिनत जंजीरें तियान हाई टायरानी की ओर घनीभूत रूप से फेंकी गईं। तियान हाई तानाशाह की मुट्ठी जो फैंग फेई पर हमला कर रही थी, अचानक घूम गई और इन काले आकृतियों की ओर फट गई। बूम काका, मुझे नहीं मालूम कि एक ही पल में कितनी जंजीरें टूट गईं। हालांकि अभी भी तियान हाई टायरनी के शरीर के चारों ओर लगभग 100 काली जंजीरें लिपटी हुई थीं, जो उसके शरीर को कस रही थीं और ऐसा महसूस हो रहा था कि वे तियान हाई टायरनी के शरीर में धंसी हुई थीं। बूम बूम, तियान हाई टायरानी उग्र हो गया। राक्षस राजा के शरीर पर नसें उगाई और भयानक शक्ति ने वास्तव में एक पल में दर्जनों जंजीरों को तोड़ दिया। लेकिन शेष दर्जनों जंजीरें पहले ही तियान हाई टायरानी के शरीर में घुस चुकी थीं। मेरे लिए इसे कुचल दो, तियान हाई बटू दहाड़ा। उसका शरीर लगातार हिल रहा था और भयानक शक्ति ने आकाश में उड़ती काली परछाइयों को खींच लिया। लेकिन शेष दर्जनों जंजीरें स्पष्ट रूप से पिछली जंजीरों से अधिक मजबूत थीं और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने किसी प्रकार का विशेष संबंध बना लिया है, जो अत्यंत मजबूत हो गया है। यद्यपि चेन लगातार हिलती रही, फिर भी वह टूटी नहीं। अपने प्रयासों को बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जंजीरें आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी हैं और धीरे धीरे आपकी राक्षसी ऊर्जा और आपकी यिन और यांग ऊर्जा को फंसा लेंगी। क्या आप अभी भी संघर्ष करने की कोशिश कर रहे हैं? फैंग फेई ने ये सब उदासीनता से देखा। ऐसा लग रहा था कि उसके पास जीतने का मौका है। सचमुच, मैं, तियान हाई तानाशाह, वास्तव में इस बुराई में विश्वास नहीं करता। दिव्य मगरमच्छ मार्शल आत्मा सम्लन। तियान हाई बटू क्रोधित हो गया और दिव्य मगरमच्छ आत्मा जो गायब हो गई थी, पुनः प्रकट हुई और राक्षस राजा के शरीर में विलीन हो गई। इस समय राक्षस राजा का शरीर और भी बड़ा हो गया, यहाँ तक कि लिंगजियो के पिछले राक्षस अवतार से भी बड़ा। भयानक शक्ति फूट पड़ी और एक ही क्षण में दर्जनों जंजीरें टूट गईं। तियान हाई बटू के शरीर में केवल 2 जंजीरें बची थीं, लेकिन इस समय तियान हाई बटू को कोई परवाह नहीं थी। उसने वास्तव में अपना विशाल राक्षसी हाथ बढ़ाया, आकाश में उपस्थित सभी काली परछाइयों को पकड़ लिया और उन्हें सीधे अपने मुंह में ठूंस लिया। फिर उसने फैंग फेई को चबाया और मुक्का मारा। दानव राजा मुट्ठी, भगवान मगरमच्छ शक्ति, मरो। फैंग फेई का चेहरा कठोर था और उसने देखा कि कानून के द्वार पर केवल 5 शिलालेख बचे थे और वह अंततः कुछ घबराहट दिखाने लगा। ऐसा लगता है कि तियान हाई बाटू के साथ इस लड़ाई में फैंग फेई को उम्मीद नहीं थी कि प्रतिद्वंद्वी इतना शक्तिशाली होगा और यह स्पष्ट रूप से थोड़ा अप्रत्याशित था। तियान हाई बाटू, मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूं कि आपने मुझे लगातार 2 कानूनी अभिलेख खोने पर मजबूर कर दिया, लेकिन आपका संघर्ष बेकार था। स्वर्गीय दाव कानून द्वार, स्वर्ग के देवता। जैसे ही फैंग फेई की ठंडी आवाज सुनाई दी, लॉ गेट पर तीसरा शिलालेख सुनहरी रोशनी से चमक उठा और फिर स्वर्ग का एक विशाल देवता फैंग फेई के सामने प्रकट हुआ, जिसने तियान हाई बटू के बेशर्म मुके को रोक दिया। ये स्वर्ग का भगवान कितना बकवास है, ये तो बस एक भ्रम है। तियान हाई बटू दहाड़ा और उसकी भयानक मुठ्ठियां एक के बाद एक तथाकथित स्वर्ग के देवता पर प्रहार करने लगीं। स्वर्ग के देवता बार बार पीछे हटते रहे, लगातार तियान हाई बटू के हमलों का विरोध करते रहे, लेकिन वापस लड़ने में असमर्थ रहे। फैंग फेई का चेहरा उदास था और यह स्पष्ट था कि उसने ऐसी युद्ध स्थिति की उम्मीद नहीं की थी। तियान हाई बटू वास्तव में शक्तिशाली और भयानक था, हालांकि जीत फिर भी उसकी ही थी। स्वर्ग और कानून का द्वार, 5 तत्व। जैसे ही फैंग फेई के मुंह से ठंडी आवाज आई, कानून के दरवाजे पर चौथा कानून शिलालेख भी चमकने लगा।
तभी कानून के दरवाजे से 5 विशाल स्तंभ बाहर निकले। इन 5 स्तंभों से प्रकाश की 5 चमकदार किरणें निकली, जिन्होंने तियानहाई टायरानी को ढक लिया। तियानहाई बटू को लगा कि उसके शरीर में यिन और यांग ऊर्जा अचानक अव्यवस्थित और असामान्य हो गई है। उस समय वह राक्षस राजा के शरीर को बनाए नहीं रख सकता था। हालांकि यह केवल एक पल के लिए था। इस समय फैंग फेई हिल गया। उसके हाथ में एक तलवार प्रकट हुई और तलवार से एक पवित्र और राजसी आभा निकली। जैसे ही वह तियानहाई टायरानी की ओर बढ़ी, उसका चेहरा चमक उठा। चून की देवता तियानहाई अत्याचार को नष्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये काम उसे स्वयं ही करना होगा। आह! तियानहाई बटू एक जंगली जानवर की तरह दहाड़ रहा था और उसे ढकने वाला 5 रंग का प्रकाश लगातार हिल रहा था और सिकुड़ रहा था और टूटता हुआ प्रतीत हो रहा था। आपके पास कोई मौका नहीं है। फैंग फेई का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसके हाथ में तलवार पहले ही तियानहाई टायरनी के गले में घुस चुकी थी। ठंडी तलवार की धार अनंत प्रकाश से खिल उठी। क्या तुम भूल गए, मुझमें अभी भी टार्डिग्रेड स्पिरिट है? तियानहाई बटू ने उपहास किया। उसकी गर्दन पर चाकू से वार किया गया था, लेकिन उसने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। वह अभी भी पागलों की तरह दहाड़ रहा था और 5 रंगों वाली रोशनी की बेड़ियों से मुक्त होने की पूरी कोशिश कर रहा था। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। 5 रंगों वाली प्रकाश किरणों में से एक किरण टूट गई और उससे जुड़े खंभे भी मौके पर ही ढह गए। नष्ट करो, नष्ट करो, नष्ट करो! फैंग फेई, तुम्हें पराजित होना ही होगा। तियानहाई बटू पागलों की तरह दहाड़ा और उसके शरीर से और भी अधिक पागल राक्षसी आभा निकली। प्रकाश की एक और किरण टूटी और विशाल स्तंभ उसी समय ढह गए। लोग इस भयावह युद्ध क्षेत्र को देखकर सचमुच भयभीत और उत्तेजित हो गए। यह उनकी अंतिम लड़ाई होनी चाहिए। ये बहुत रोमांचक है। केवल 2 ऐसे लोग ही इतनी ताकत के साथ ऐसा हिंसक हमला कर सकते हैं, जो डराने वाला है। लेकिन ये बहुत अद्भुत भी है। फैंग फेई का चेहरा उदासीन था और उसने उदासीनता से एक और तलवार निकाली। ये सही है, आपकी टार्डिग्रेड मार्शल स्पिरिट लगभग अमर है और इससे निपटना वास्तव में कठिन है। लेकिन लगभग अमर होने का मतलब यह नहीं है कि यह अमर है। मत भूलो, ये कानून की तलवार है। जब फैंग फेई बोल रहा था, उसका हाथ नहीं रुका और भयानक तलवार की छाया ने लगभग तियानहाई टायरनी को घेर लिया। तियानहाई टायरेनी अभी भी संघर्ष कर रही है। तीसरी रंगीन रोशनी बिखर गई, लेकिन वह पहले से ही अपनी जीवन शक्ति की हानि महसूस कर सकता था। फैंग फेई की तलवार इतनी भयानक थी, प्रत्येक तलवार उसके शरीर की ऊर्जा को पूरी तरह से अवरुद्ध करती प्रतीत होती थी। ये कानून की तलवार कैसी तलवार है? तियानहाई टायरानी के मन में वास्तव में यह विचार था कि वह हार सकता है। नहीं, मेरे लिए तियानहाई टायरनी हारना असंभव है। दहाड़ो, राक्षसी आकाश तलवार! उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस समय तियानहाई टायरानी के शरीर से एक विशाल काली तलवार निकली। ये तलवार 10 मीटर से अधिक लंबी और कई मीटर चौड़ी है। तियानहाई टायरानी के सिर के ऊपर लटका हुआ। केवल तलवार की ऊर्जा के निकलने से उसके चारों ओर सब कुछ टूट गया, यहाँ तक कि कानून का द्वार भी। फैंग फेई भी दूर धकेल दिया गया था। इस समय तियानहाई बटू बहुत शर्मिंदा स्थिति में था और उसकी आंखों का रंग अजीब तरह से खून जैसा लाल था। फैंग फेई, तुम इतने ताकतवर हो कि तुमने मुझे ये चाल चलने के लिए मजबूर कर दिया। तियानहाई तानाशाह ने फैंग फेई को ठंडे भाव से देखा और कहा, यह मेरी चाल है, यह मेरा असली तुरुप का पत्ता है। तुम्हारा तो कहना ही क्या, यहाँ तक कि घातक क्षेत्र के तीसरे स्तर का योद्धा भी इसका विरोध नहीं कर सकता। यह अफसोस की बात है कि मुझे फिर भी आपके द्वारा बाहर निकाल दिया गया। आप ये लड़ाई हार जाएंगे। मारना! तियानहाई बटू ने फैंग फेई को मार डाला और भयानक दानव आकाश तलवार और कानून की तलवार टकरा गई। फैंग फेई पीछे नहीं हटे। तियानहाई टायरेनी के लिए पीछे हटना और भी असंभव था। अखाड़े के ऊपर आधा हिस्सा सफेद और आधा हिस्सा काला था और भयावह ऊर्जा वास्तव में 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गई। ये दृश्य तियानहाई टायरानी और फैंग यंग के बीच की लड़ाई से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। 1 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे के 1/4, आधा घंटा, वे दोनों अभी भी गतिरोध में थे और 2 भयानक ऊर्जाएं लगभग गतिरोध में थीं। लेकिन ऐसा लग रहा था कि फैंग फेई धीरे धीरे मर रहा था। तियानहाई टायरानी की पुनर्प्राप्ति क्षमता इतनी मजबूत है कि यह एकल लाभ फैंग फेई को सिरदर्द दे सकता है। अपनी शक्तिशाली युद्ध शक्ति और भयानक पुनर्प्राप्ति क्षमता के साथ तियानहाई टायरानी में लगभग कोई कमजोरी नहीं है। इस बार गतिरोध पूरे 1 घंटे तक चला। अंत में भयानक दहाड़ सुनाई दी
और रिंग में अफरा तफरी मच गई। बहुत से लोग रिंग में मौजूद 2 लोगों की हालत को मुश्किल से देख पा रहे थे। क्या हुआ? ये वो प्रश्न है जो हर कोई पूछना चाहता है। बकवास, बेशक मेरा मालिक जीतता है, फैंग यंग ने ऊंची आवाज में कहा। ऐसा जरूरी नहीं है। मुझे लगता है कि तियानहाई अत्याचार की अंतिम राक्षसी तलवार मानव मार्शल आर्ट के दायरे से परे चली गई है और इसे राक्षसी कबीले से सीखा गया होगा। फैंग फेई, फांसी। लिंग जियो हल्के से मुस्कुराया। तुम बकवास कर रहे हो। फैंग यंग दहाड़ा। मैं बकवास कर रहा हूं या नहीं, यह आपको जल्द ही पता चल जाएगा। लिंग जियाओ ने अखाड़े की ओर देखा। अंततः धुआं छट गया और सबसे पहले तियानहाई टायरानी की आकृति उभरी। हालांकि उसके कपड़े फटे हुए और शर्मीले थे, लेकिन उसकी आंखों में अहंकार और दबंगई झलक रही थी। वह वहीं खड़ा था, ठंडा और दबंग। फैंग फेई का शरीर भी दिखाई दिया, जो कि बरकरार था, लेकिन उसका चेहरा बहुत पीला था। वह, फैंग फेई, पराजित हो गई। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा था। तियानहाई बटू उसकी कल्पना से भी ज्यादा भयानक था। राक्षस राजा का भयानक शरीर जल भालू की आत्मा के साथ मिलकर अमर हो सकता है। उसने उसे कमजोर अवस्था तक सीधे तौर पर खा लिया, जिससे उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं बचा। यद्यपि उसकी चोटें गंभीर नहीं थी, फिर भी उसका क्षय रोग बहुत अधिक था। ये वास्तव में असहाय था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस व्हाइट टाइगर सम्मेलन में एक पुराना प्रतिद्वंद्वी तियानहाई बटू सफल हो जाएगा। खेद, उसके लिए दूसरे स्थान का कोई मतलब नहीं था। बधाई हो, आप वास्तव में इस व्हाइट टाइगर सम्मेलन में प्रथम स्थान पाने के योग्य हैं। फैंग फेई ने आह भरी, अपनी सीट पर वापस मुड़ा और अपनी चोटों को ठीक करने के लिए पैरों को क्रॉस करके बैठना शुरू कर दिया। इस बार नुकसान बहुत बड़ा था और कानून का द्वार टूट गया था। उसे समय रहते इसकी मरम्मत करनी थी, अन्यथा अगर वह फिर से लिंग जियो से हार गई तो यह वास्तव में शर्मनाक होगा। तियानहाई बटू से हारना कोई बड़ी बात नहीं थी। आखिरकार ये दोनों व्हाइट टाइगर महाद्वीप की बेजोड़ जोड़ी थे और हमेशा से ही शीर्ष 2 के लिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार माने जाते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीता, दर्शक मूलतः इसे स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अगर वह लिंग जियो से हार जाता है तो ये झेंगई संप्रदाय के लिए बहुत शर्म की बात होगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा, लेकिन फैंग फेई की कार्रवाई हार स्वीकार करने के समान थी। आप भी बुरे नहीं हैं, आप मुझे राक्षसी स्वर्ग की तलवार का उपयोग करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तियानहाई बटू उसकी तारीफ नहीं कर रहा था। वह पिछली लड़ाई लगभग हार गया था। अगर उसने महत्वपूर्ण क्षण पर राक्षसी स्वर्ग की तलवार को सक्रिय नहीं किया होता तो वह ही दौड़ हार जाता। यदि वह एक और राउंड लड़ता है तो ये कहना मुश्किल है। उसे अपने घावों को ठीक करने के लिए वापस भी जाना है और साथ ही फैंग फेई के साथ लड़ाई के अनुभव को समझना है ताकि अपनी ताकत में सुधार कर सके। इस तरह वह फैंग फेई के साथ फिर से लड़ाई जीत सकता है। हे भगवान, यह अंततः समाप्त हो गया। अब ऐसा लगता है कि व्हाइट टाइगर फेग्यून क्लब की रैंकिंग मूलतः निर्धारित हो गई है। हाँ, तियानहाई बाटू निस्संदेह इस व्हाइट टाइगर फेग्यून सम्मेलन का चैंपियन बनेगा, असली शीर्ष प्रतिभा। हालांकि फैंग फेई ये कमजोर नहीं है, लेकिन उसे केवल दूसरे स्थान पर रखा जा सकता है। लिंग जियो के लिए वह निश्चित रूप से तीसरे स्थान पर है और वह एक असली डार्क हॉर्स है। चौथा फैंग यंग होना चाहिए। इस शीर्ष लड़ाई के कारण लोग बाद की लड़ाइयों के प्रति उदासीन प्रतीत होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतता है या कौन हारता है। अगर ऐसा कुछ है जो अभी भी दर्शकों को यहाँ रहने के लिए आकर्षित कर सकता है तो वह शायद लिंग जियो, फैंग फेई और तियानहाई बाटू के बीच की लड़ाई है। भले ही लिंग जियो इन दोनों लोगों का प्रतिद्वंद्वी न हो, फिर भी उसे अपनी ताकत दिखाने के लिए कुछ उत्कृष्ट कौशल दिखाने चाहिए। हमारी चर्चा के बाद सम्मेलन अस्थायी रूप से 1 घंटे के लिए आराम करेगा। हर कोई आराम कर सकता है या कुछ खाने के लिए जा सकता है। फैंग फेई और तियानहाई बटू की कंडीशनिंग समाप्त होने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। दर्शक पूरी तरह से वुफा वुतियान के निर्णय का समर्थन करते हैं। यदि फैंग फेई और तियानहाई बटू को उनकी वर्तमान स्थिति बनाए रखने की अनुमति दी जाती है तो वे मूल रूप से लिंग जियो से हार जाएंगे और फिर यह अर्थहीन हो जाएगा। जुवानवू मंदिर स्पष्ट रूप से नहीं चाहता था कि लिंग जियो इसका फायदा उठाए और प्रथम बने, इसलिए उसने ऐसा निर्णय लिया। जियू तियानमेंग ने कोई आपत्ति नहीं की और यिमेई ताओइस्ट ने भी कोई आपत्ति नहीं की। जियू तियानमेंग लिंग जियो की असली ताकत देखना चाहता था और यिमेई ताओवादी स्पष्ट रूप से फैंग फेई की अप्रत्याशित हार के कारण थोड़ा विचलित था।
शायद झेंगई संप्रदाय के नेता को अभी भी विश्वास था कि फैंग फेई इस व्हाइट टाइगर फेग्युन सम्मेलन का अंतिम अधिपति बनेगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनका यह विचार साकार होने की संभावना नहीं है। लिंग जियो वहां से नहीं गया, वह अभी भी अपनी आंखें बंद करके वहीं बैठा रहा, मानो बाहरी दुनिया की हर चीज से उसका कोई लेना देना नहीं था। वह फैंग फेई और तियानहाई बटू के ठीक होने का इंतजार कर रहा था। बेशक वह जुवानवू मंदिर के फैसले पर आपत्ति नहीं करेगा, क्योंकि वह भी अपने प्रतिद्वंद्वी को ईमानदारी से हराना चाहता था और अपने प्रतिद्वंद्वी को आश्वस्त करना चाहता था, अन्यथा जीतने का कोई मतलब नहीं होगा। दर्शकों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए बातचीत की और खाना खाया तथा सबसे भयानक अंतिम युद्ध के बारे में बात की। बेशक कुछ लोगों ने लिंग जियाओ की पिछली 2 लड़ाइयों के बारे में भी बात की। एक फैंग फेई के खिलाफ है और दूसरा तियानहाई बटू के खिलाफ है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कैसे चुनता है। इन लोगों की नज़र में चाहे लिंग जियो कोई भी विकल्प चुने, वह अंत में केवल तीसरे स्थान पर ही रह सकता है, लेकिन शायद लड़ाई बहुत रोमांचक होगी। 1 घंटा जल्दी ही बीत गया, लेकिन फैंग फेई और तियानहाई बटू की चोटें अभी भी ठीक नहीं हुई थी। ये देखा जा सकता है कि वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मेरा एक सुझाव है, उन्हें अपनी चोटें ठीक करने दें और अन्य योद्धाओं के बीच लड़ाई जल्द से जल्द समाप्त होनी चाहिए। लिंग जियाओ ने अपनी आंखें खोली और कहा, यह एक अच्छा सुझाव है। हालांकि दर्शकों को अन्य लड़ाइयों में इतनी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इंतजार करते हुए उनका आनंद लेना भी अच्छा था। आखिरकार हम सभी को हमेशा के लिए इंतजार नहीं करवा सकते। आयोजन समिति ने स्पष्टतः इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, अतः युद्ध पुनः प्रारंभ हो गया। एक झगड़े के बाद शीर्ष 3 के अलावा बाकी की रैंकिंग पूरी तरह से सामने आ गई है। फैंग यांग चौथे स्थान पर मजबूती से कायम है। लॉन्ग चेन को चमत्कारिक रूप से 5वां स्थान प्राप्त हुआ। जुई लिंगलोंग 6ठे स्थान पर हैं। लेंग मेई 7वें स्थान पर हैं। तियानालांग गोंगजी 8वें स्थान पर हैं। डैन फैंग 9वें स्थान पर हैं। यिनलांग राजकुमारी 10वें स्थान पर हैं। ये है शीर्ष 10 योद्धा। निम्नलिखित रैंकिंग है: जून मोचो 11वीं, सन लेंगचान 12वीं, जून मोकिंग 13वीं, लेंसू 14वीं, हुनग्यू 15वीं, क्विन लिहो 16वीं। मृत योद्धाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है, इसलिए वुलोंग, शियाओबुदियन और क्राउन प्रिंसेस जैसे लोगों को सीधे तौर पर बाहर रखा गया है। निम्नलिखित रैंकिंग निर्धारित कर दी गई है, लेकिन शीर्ष 3 अभी भी रहस्य बनी हुई हैं। हालांकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि शीर्ष 3 में तियानहाई बाटू, फैंग फे और लिंग शियाओ होने चाहिए। आखिरकार उन्होंने अभी तक लड़ाई नहीं की है और अभी भी कुछ चर हैं। भले ही इसकी संभावना केवल 10% ही क्यों न हो, फिर भी इस पर ध्यान देना उचित है। इसके अलावा लिंग जियो ने शुरू से ही कहा कि वह पहले स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए यहाँ आया था और उसे तीसरे स्थान की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। बूम! अचानक अखाड़े के पास योद्धा सीट से एक आश्चर्यजनक ऊर्जा आकाश में फैल गई। आकाश में कानून का अक्षुवन द्वार पुनः प्रकट हुआ तथा 7 कानून शिलालेख भी जुड़ गए। फैंग फेई होश में आया और उसकी आंखें अभी भी उदासीन थीं, जैसे कि उसे किसी की परवाह नहीं थी। लगभग उसी समय एक भयंकर राक्षसी आभा फूट पड़ी और तियानहाई बटू भी पूरी तरह से ठीक हो गया। वह न केवल ठीक हो गया, बल्कि जून की ठीक होने की प्रक्रिया के दौरान उसकी ताकत फिर से बढ़ गई थी, इसलिए उसे फैंग फेई से अधिक समय लगा। सच कहें तो फैंग फेई और तियानहाई बटू की प्रतिभाएं समान हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व पूरी तरह से अलग हैं। तियानहाई बटू की ताकत की जरूरतें स्पष्ट रूप से ज्यादा मजबूत हैं। वह बस एक पागल साधक है जो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है। आज रिंग पर जो रिकॉर्ड है वह वास्तव में 2 लोगों के व्यक्तित्व का अंतिम परिणाम है। ठीक हो गए, वे दोनों लोग आखिरकार ठीक हो गए। आगे यह इस बात पर निर्भर करता है कि लिंग जियो उनके लिए खतरा पैदा करने के योग्य है या नहीं। लोग उत्साह से अंगूठी को देखने लगे, खाना पीना बंद कर दिया, यहाँ तक कि बातचीत भी बंद कर दी, सभी अंगूठी को देखने लगे। हालांकि अगली लड़ाई पिछली अंतिम लड़ाई जितनी रोमांचक नहीं हो सकती है, लेकिन यह निश्चित रूप से खराब नहीं होगी। कुछ लोगों ने तो गुप्त रूप से लिंग जियो का समर्थन करना भी शुरू कर दिया, ताकि वे जल्दी हार न जाएं और उन्हें अपनी आंखों का आनंद लेने दें। यदि आप बहुत जल्दी हार गए तो यह उबाऊ हो जाएगा। लिंग जियो, वे ठीक हो चुके हैं। अपना प्रतिद्वंद्वी चुने। लॉलेस ने लिंग जियो को देखा और कहा। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया, लेकिन फिर उन दोनों लोगों की ओर नहीं देखा। वास्तव में विकल्प क्या है? फैंग फेई तियानहाई टायरनी से हार गया,
इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे पहले फैंग फेई को मारना पड़ा। सबसे रोमांचक मुकाबला स्वाभाविक रूप से अंत के लिए बचा कर रखा गया है। फैंग फेई, लिंग जियाओ ने हल्के से कहा। ऐसे शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ लड़ाई निश्चित रूप से उसकी ताकत में सुधार करेगी। इस तरह तियानहाई टायरनी को हराने की उम्मीद अधिक होगी। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन फैंग फेई वास्तव में वही थे जिन्हें वह सबसे अच्छा स्पैरिंग पार्टनर मानते थे। यद्यपि यह मुकाबला करने वाला साथी बहुत शक्तिशाली है, फिर भी इससे उसकी जान जा सकती है। लेकिन अगर एक मार्शल आर्टिस्ट को मौत से डर लगता है तो उसे मार्शल आर्ट क्यों सीखना चाहिए? बेहतर होगा कि वह घर जाकर अपने बच्चों की देखभाल करे। फैंग फेई हंसा और धीरे से खड़ा हो गया। उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि लिंग जियाओ के पास ऐसा विकल्प था। आखिरकार वह कमजोर थी जो तियानहाई टायरनी से हार गई थी। लिंग जियाओ के लिए उसे चुनना सामान्य बात थी, लेकिन हमेशा की तरह उसने लिंग जियो को गंभीरता से नहीं लिया। भले ही वह तियानहाई टायरनी से हार गई, लेकिन फैंग फेई का अहंकार इस वजह से गायब नहीं हुआ। तुम हार क्यों नहीं मान लेते? इस मामले में शायद तुम अपनी जान बचा सको। फैंग फेई ने शांति से लिंग जियो को देखा और कहा, आपको ये समझना चाहिए कि मैं और तियानहाई टायरानी दोनों आपकी जान चाहते हैं, और तुम कभी भी हम दोनों में से किसी की बराबरी नहीं कर सकते। उसकी राय में लिंग जियो के साथ लड़ाई समय की बर्बादी थी। यदि वह प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त नहीं कर पाती तो उसके लिए व्हाइट टाइगर सम्मेलन समाप्त हो जाता। तो फिर आप हार क्यों नहीं मान लेते? लिंग जियो ने फैंग फेई को मजाक में देखा और कहा, मैं मानता हूं कि आपने मेरी मदद की थी जब आप अभी भी म्यू वानशुंग होने का नाटक कर रहे थे, और मैं बहुत आभारी हूं, लेकिन दूसरों के लिए आपकी अवमानना वास्तव में अनुचित है। आपने एक बार सोचा था कि आप निश्चित रूप से तियानहाई टायरनी को हरा देंगे और इस व्हाइट टाइगर टूर्नामेंट की चैंपियनशिप जीत लेंगे, लेकिन अब क्या? आप पहले ही हार चुके हैं। क्या आप अब भी सबक सीखने को तैयार नहीं हैं? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम अपने बारे में बहुत ज्यादा न सोचो। तुम इतने महान नहीं हो और दूसरे भी इतने विनम्र नहीं हैं। आप चाहते हैं कि मैं हार स्वीकार कर लूं। फैंग फेई खुद को उपहास करने से रोक नहीं सका। मूल रूप से मैं बस समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। आखिरकार मुझे वास्तव में आपसे लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन चूंकि तुम लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हालांकि अगर समय आने पर तुम अपना आत्मविश्वास खो देते हो तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत देना। बकवास बंद करो। तुम दोनों अपनी नौकरानी की तरह ही मुहफ्फत हो। अगर तुम मुझे सबक सिखाना चाहते हो तो बेहतर होगा कि पहले अपनी असली ताकत दिखाओ या फिर अपना बदबूदार मुंह बंद करो। लिंग जियो ने फैंग फेई को कोई सम्मान नहीं दिया। हालांकि म्यू वानशुंग ने पहले भी कई लोगों से निपटने में उनकी मदद की थी, लेकिन अब जब उन्होंने इसके बारे में ध्यान से सोचा तो ये सिर्फ फैंग फेई था जो असंतुष्टों को खत्म करने के लिए म्यू वानशुंग की पहचान का उपयोग कर रहा था। उन कुछ लोगों से उसे कोई खतरा नहीं है, लिंग जियाओ। इसके अलावा फैंग फेई ने वास्तव में कहा कि उससे लड़ना समय की बर्बादी है। इस तरह का अपमान लिंग जियो को अस्वीकार्य था। मत भूलो, वह सिर्फ 17 साल का लड़का है, खून से लथपथ। वह ऐसा तिरस्कार कैसे सहन कर सकता है? इस महिला को भी फैंग यंग की तरह पीट पीट कर वश में करना होगा। बहुत अच्छा, तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अपनी क्षमताओं को अधिक आंकना क्या होता है। जैसे ही ये शब्द निकले, फैंग फेई अचानक हवा में बदल गया और एक पल में ही लिंग जियो के सामने आ गया। भयानक दिव्य फीनिक्स ऊर्जा उसके शरीर से फूट पड़ी और पीछे दिव्य फीनिक्स की छाया ने घृणा के साथ लिंग जियो को देखा। लड़ाई की भावना पागलपन की हद तक भड़क उठी। उन ज़ेड हाथों ने हल्के से मुक्का मारा और आसपास की हवा तुरंत आग की लपटों से झुलस गई, जिससे एक जलन महसूस हुई। यह एक अजीब गर्मी की लहर में बदल गई और लिंग जियो को कुचल दिया। लिंग जियो को जलाकर राख कर देने का इरादा था। चींटी, बस अपनी चींटी बनी रहो और असली राजा को भड़काने की कोशिश मत करो। फैंग फेई की आवाज ठंडी और गुस्से से भरी थी। जाहिर है, लिंग जियाओ के पहले के शब्दों ने उसे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया था। अब वह लिंग जियाओ पर कभी दया नहीं दिखाएगी। मैं कोई दया दिखाने का इरादा नहीं रखता। उस समय लिंग जियो को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर किसी गर्मी की लहर से दबाया, जलाया जा रहा है और पिघलने वाला है। इस डरावने दृश्य ने दर्शकों को लिंग जियो के लिए पसीना पसीना कर दिया। लिंग जियाओ को इतनी आसानी से नहीं मारा जाएगा, है ना? ये बहुत उबाऊ होगा। क्या आप यही करने में सक्षम हैं? ये हास्यास्पद है। फैंग फेई के हमले का सामना करते हुए लिंग जियो के चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दिखाई दी।
यदि तुम मुझे मारना चाहते हो तो कम से कम कुछ असली कौशल तो दिखाओ। रहस्यमय दुनिया का शरीर, दिव्य फीनिक्स का अवतार, धधकती दिव्य फीनिक्स। उस पल लिंग जियाओ का शरीर एक वास्तविक ज्वलंत दिव्य फीनिक्स में बदल गया। भयानक लपटें उसके शरीर के ऊपर उठ गईं, जिससे फैंग फेई द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा तरंग पूरी तरह से पीछे हट गई। यह आदमी, एक बार फिर लिंग जियो ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। वह वास्तव में एक ज्वलंत दिव्य फीनिक्स में तब्दील हो सकता है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वह फैंग फेई के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। ये लिंग जियाओ का विचार था कि फैंग फेई को उसी तरह से हराया जाए जिस तरह से फैंग फेई अच्छा था, और इस घमंडी महिला को पूरी तरह से मना लिया जाए। ये सरल और सीधा है, लेकिन यह उत्तम है। मारना। लिंग जियो अचानक उड़ गया और भयानक दिव्य फीनिक्स के पंजे फैंग फेई की लिपटों पर बमबारी करते रहे। प्रत्येक हमला पिछले हमले से तेज है और प्रत्येक हमला पिछले हमले से ज्यादा तीखा है। उनकी बढ़ती लड़ाकू भावना ने उन्हें मंच पर नायक जैसा बना दिया। इसके विपरीत फैंग फेई चुप हो गया। फैंग फेई मूल रूप से इस लड़ाई को सीधे समाप्त करना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा लग रहा था कि स्थिति उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक कठिन थी। इस लिंग जियो के पास बहुत सारी चालें हैं और उसे आग की लपटों से मारने की कोशिश करने का विचार केवल अवास्तविक है। ठीक है, मैं मानता हूं कि तुम मुझसे लड़ने के योग्य हो। फैंग फेई स्पष्ट रूप से क्रोधित था। उसके शरीर में दिव्य फीनिक्स ऊर्जा बदलने लगी और स्वर्ग की एक भयानक और राजसी शक्ति उभरी। उसके पूरे शरीर की लाल आभा सफेद हो गई और लगभग उसी समय आकाश में कानून का द्वार प्रकट हो गया। स्वर्ग की शक्ति, कानून का द्वार। लिंग जियो, तुमने यह मांगा था, तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। फैंग फेई ने लिंग जियो को देखा और ठंडे स्वर में कहा, तियानहाई तानाशाह इस लॉगेट के हमले का सामना कर सकता है, लेकिन क्या आप इसका सामना कर सकते हैं? लिंग जियो पहले ही पीछे हट चुका था और वह भयानक शक्ति वास्तव में उसके लिए एक बड़ा खतरा बन गई थी। वह अपने असली रूप में लौट आया और आकाश में कानून के द्वार को उदासीनता से देखने लगा। अचानक उसके हाथ में एक रक्त सूर्य तलवार दिखाई दी। इसी समय तलवार की नियत भी बढ़ने लगी। शुरू करना। छोटी सी सफलता। कुशल। दाचेंग तलवार इरादे का तीसरा स्तर। पागल तलवार का इरादा लगातार निकल रहा था और लिंग जियो की भयानक आभा भयानक तलवार की आभा में बदल गई। लिंग जियो को देखने वाले हर किसी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके शरीर में तेज दर्द हो रहा हो। इस आदमी के पास वास्तव में दाचेंग तलवार इरादे का तीसरा स्तर है। कई पुनर्जन्म क्षेत्र के तलवारबाजों की तुलना में उसका तलवार इरादा और भी भयानक है। कई लोग हैरान रह गए, जिनमें पुनर्जन्म क्षेत्र के योद्धा भी शामिल थे। तलवार चलाने का इरादा एक तरह का युद्ध इरादा है, जिसे अभ्यास से हासिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए वास्तविक युद्ध में इसे लगातार समझने की आवश्यकता होती है। जब लिंग जियाओ शिनहुआन महाद्वीप में था, तो उसकी तलवार की मंशा केवल मामूली स्तर पर थी, लेकिन अब अनगिनत खूनी लड़ाइयों के बाद उसने अपनी तलवार की मंशा को प्रमुख स्तर के तीसरे स्तर तक बढ़ा दिया है। दूसरी ओर फैंग फेई की स्वर्गीय दाओ युद्ध मंशा केवल 9वें स्तर की महारत पर है। अकेले युद्ध की मंशा के मामले में फैंग फेई लिंग जियो से बहुत पीछे है। बेशक फैंग फेई की साधना अधिक मजबूत है और जीवन ग्रहण क्षेत्र का उनका पहला स्तर लिंग जियाओ के यिन यांग क्षेत्र के 17वें स्तर से कहीं अधिक ऊंचा है। तो एक है युद्ध के इरादे का लाभ और दूसरा है साधना का लाभ। दोनों में से कौन जीतेगा या हारेगा ये वास्तव में इस युद्ध के विशिष्ट प्रदर्शन पर निर्भर करता है। रक्त सूर्य तलवार, चारों ओर रक्त प्रकाश के साथ भयावह रक्त लाल लंबी तलवार, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वह पूरे आकाश को काटने वाली है। लोग इस दृश्य को देखकर भयभीत हो गए, सभी भयभीत थे। पिछली लड़ाइयों में लिंग जियो ने तलवार की मंशा का प्रमुख स्तर नहीं दिखाया था, बल्कि केवल तलवार की मंशा के महारत स्तर का उपयोग किया था, इसलिए लोगों ने सोचा कि वह उन शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों की तरह ही था। हालांकि मुझे अब तक यह उम्मीद नहीं थी कि इस आदमी में अभी भी छिपी हुई ताकत है। ये सचमुच बहुत अप्रत्याशित है। तलवार की मंशा का तीसरा स्तर, भयानक तलवार की रोशनी स्वर्गीय रास्ते की सारी शक्ति को फाड़ देती है और कानून के दरवाजे में घुस जाती है। फैंग फेई ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। लिंग जियाओ ने उसे तियानहाई बटू से कहीं अधिक आश्चर्यचकित किया। तियानहाई बटू के बारे में उसे जिस एक चीज की उम्मीद नहीं थी, वह थी शैतानी आकाश की आखिरी तलवार। पिछली लड़ाइयां मूल रूप से उसके नियंत्रण में थीं, लेकिन वह वास्तव में लिंग जियो को नहीं देख सकी। यह आदमी सचमुच बहुत कठिन है। मैं मानता हूं कि तुमने मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य दिया है। अब मैं तुमसे लड़ने के लिए अपनी 70% ताकत लगाऊंगा।
तुम इसके हकदार हो, फैंग फेई ने हल्के से कहा। यद्यपि लिंग जियो ने फैंग फेई को आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन अपने साधना स्तर के साथ उसे वास्तव में विश्वास नहीं हुआ कि लिंग जियो दुनिया को बदल सकता है। एक ठंडी सांस के साथ स्वर्ग की शक्ति फिर से मुक्त हो गई। स्वर्ग और कानून के द्वार, हमला करो। घातक क्षेत्र की प्रथम स्तरीय साधना की लगभग 70% आभा फूट पड़ी। कानून का द्वार खुल गया और पहला शिलालेख टिमटिमा उठा। विशाल द्वार से हजारों सैनिक और घोड़े बाहर निकले। घुड़सवार सेना ने हमला किया और स्वर्ग की भयानक शक्ति आकाश में गरजने लगी। लिंग जियाओ की तलवार की मंशा इस हमले से अवरुद्ध हो गई। स्वर्ग की शक्ति और तलवार की मंशा शून्य में एक दूसरे को मार रहे हैं। लेकिन फैंग फेई का हमला अभी खत्म नहीं हुआ था। पैदल सेना ने लिंग जियो की तलवार की ऊर्जा को रोकने के लिए सुरक्षा की एक श्रृंखला बनाई और तीरंदाजों ने पहले ही स्वर्ग के तीर चला दिए थे। इन तीरों में आंखें लग रही थीं, जो आक्रमणकारी घुड़सवार सेना से बचने और लिंग जियाओ को मारने के लिए समय पर आए थे। लिंग जियाओ की अनगिनत तलवार ऊर्जा स्वर्ग के तीरों के हमलों के तहत बार बार बिखर जाती थी। आकाश और पृथ्वी के बीच भयंकर गर्जना की आवाजें गूंजती रहीं, जिससे लोगों के कान के पर्दे दुखने लगे। दर्शकों की नजरें रिंग पर टिकी थीं। वे वाकई हैरान थे कि लिंग जियाओ अब तक टिके हुए हैं। अब जब तलवार की ऊर्जा बिखर रही है, तो लिंग जियो को कैसे वापस लड़ना चाहिए? फैंग फेई ने भी ऐसा ही सोचा, लेकिन अचानक उसे एक खतरनाक आभा का एहसास हुआ। उसने जल्दी से ऊपर देखा और पाया कि लिंग जियो पहले ही घेरे से बाहर निकल चुका था और उसके हाथ में भयानक रक्त सूर्य तलवार दहाड़ते हुए उसकी ओर बढ़ रही थी। पहले चोर को पकड़ना है, फिर राजा को पकड़ना है। लिंग जियाओ का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। ये तलवार अविश्वसनीय रूप से तेज है। दाचेंग की तलवार की मंशा का तीसरा स्तर पूरी तरह से फट गया और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की दुनिया खूनी धूप के एक टुकड़े में बदल गई। स्वर्ग और कानून का द्वार, जाल संरचना। फैंग फेई ने लिंग जियो के हमले को ठंडी आंखों से देखा और कुछ बुदबुदाया। कानून के द्वार पर दूसरा शिलालेख चमक उठा और सैकड़ों काली परछाइयां बाहर निकल आईं। काली जंजीरें लिंग जियो की ओर दौड़ी, आकाश और समुद्र के तानाशाह की तरह लिंग जियो को फंसाने की कोशिश कर रही थीं। क्या इतनी धीमी गति उपयोगी है? लिंग जियाओ ने तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराया और उसके पीछे सूर्य और चंद्रमा के पंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। उसकी गति लगभग कई गुना बढ़ गई, यहाँ तक कि मकड़ी के जाले जैसी जंजीरें भी उसके आक्रमण को रोक नहीं सकी। भोर होते ही आकाश में मार डालो। लिंग जियो के हाथ में खूनी यान तलवार अचानक उसके दाहिने हाथ से अलग हो गई, प्रकाश की एक धारा में बदल गई और फैंग फेई के गले में वार कर दिया। तलवार की भयानक गर्जना शून्य को भेद रही थी और कई योद्धा अपने कान ढकने के अलावा कुछ नहीं कर सके। मेरे रास्ते से हट जाओ, फैंग फेई ने चीख मारी और सैकड़ों ढाल सैनिक उसके सामने रुक गए। भयानक तलवार की रोशनी ने उन सैकड़ों ढाल सैनिकों को नष्ट कर दिया, लेकिन इसने अपनी मूल शक्ति भी खो दी और फैंग फेई ने इसे आसानी से हल कर दिया। चियांग तलवार तकनीक का दूसरा रूप, चियांग फ्लैश। इससे पहले कि फैंग फेई प्रतिक्रिया कर पाता, लिंग जियो ने अपनी दूसरी तलवार से फिर से वार किया और तलवार की चाल इतनी तेजी से संघनित हुई कि वह बस दंग रह जाने वाली थी। उसी समय तलवार की रोशनी ने सभी सुरक्षाओं को भेद दिया और सीधे फैंग फेई के कंधे पर वार किया। फैंग फेई को तुरंत प्रतिक्रिया करनी पड़ी, अन्यथा तलवार उसके गले पर वार कर देती और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती। फैंग फेई के कंधे बहुत अजीब थे, जेड की तरह, जिन्हें छेदा नहीं जा सकता था। इस अवसर का लाभ उठाते हुए उसने जवाबी हमला किया। स्वर्ग और कानून का द्वार, परमेश्वर। फैंग फेई के सामने एक देवता प्रकट हुए और उन्होंने अपने हाथ में लिए भाले से लिंग जियो पर वार किया। उस समय लिंग जियाओ को ऐसा लगा जैसे स्टील का एक पहाड़ उस पर दबाव डाल रहा है। उसका चेहरा सख्त हो गया और उसका शरीर तुरंत हिल गया। फैंग फेई का जवाबी हमला वास्तव में भयानक और बहुत तेज था। चियांग तलवार तकनीक का तीसरा रूप, चियांग भंवर। चकमा देते हुए लिंग जियो ने अपने हाथ में रक्त सूर्य तलवार लहराए और उसके चारों ओर एक अजीब भंवर दिखाई दिया। भगवान को वास्तव में भंवर द्वारा घसीटा गया, मानो वे दलदल में गिर रहे हों। लिंग जियो की ओर फेंकी गई जंजीरें भी भंवर द्वारा खींच ली गईं और धीरे धीरे उनका नियंत्रण खत्म हो गया। हा, ये वाकई आनंददायक है। फैंग फेई, आप वास्तव में व्हाइट टाइगर महाद्वीप के दो सबसे गौरवान्वित लोगों में से एक हैं। आपने मुझे निराश नहीं किया। लिंग जियो की हार्दिक हंसी रिंग से आए और उसके हाथ में खूनी यान तलवार हिल गई और उसने उसे फिर से छुरा घोंपा। चियांग के 9 परिवर्तनों में से पहला उक्त सूर्य परिवर्तन। रक्त सूर्य तलवार को थामे हुए सूर्य का प्रकाश रक्त लाल हो गया
और भयंकर रूप से तथा लालचपूर्वक आसपास की रक्त बुरी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। लिंग जियो के पीछे सूर्य और चंद्रमा के दिव्य पंख सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को अवशोषित करते हैं, जो धीरे धीरे आकाश में उगते हैं और अभी तक सेट नहीं हुए हैं और अधिक चमकदार हो जाते हैं। रक्त सूर्य तलवार वास्तव में अधिक शक्तिशाली हो गई। लिंग जियाओ की गति तेज थी और उसकी तलवार की रोशनी भी तेज थी। वह फैंग फेई को मारता रहा, जिससे आकाश में तलवार की छाया बन गई। लोगों ने इस दृश्य को भय से देखा और अपने दिल में ये कहने से खुद को रोक नहीं पाए, क्या ये लिंग जियो वास्तव में फैंग फेई और तियानहाई टायरनी से कमतर है? पहले तो सब ऐसा ही सोचते थे, लेकिन अब शायद कोई ऐसा नहीं सोचेगा। यह आदमी बहुत ताकतवर है। इस अज्ञात प्रतिद्वंद्वी को सचमुच अंतिम चरण तक संघर्ष करना पड़ सकता है। दाचेंग की तीसरी तलवार का इरादा वास्तव में भयानक है। स्वर्ग के कानून का द्वार 5 तत्व। मर जाओ लिंग जियाओ। फैंग फेई भी हत्या करने में बहुत सक्षम था। अनजाने में ही उसकी ताकत 70% से 80% तक बढ़ गई थी। क्योंकि 70% शक्ति के साथ लिंग जियो को दबाना असंभव है, ये बहुत अवास्तविक है। हमला, भगवान, जाल गठन, 5 तत्व। फैंग फेई ने 4 कानून शिलालेखों का इस्तेमाल किया और लिंग जियो को मारना जारी रखा। लिंग जियाओ के पास केवल एक तलवार थी और वह उसे मारता रहा। तलवार और अधिक शक्तिशाली तथा तेज होती जा रही थी और अंततः उसने उसे एक बड़े संकट का एहसास कराया। वह विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि यह लिंग जियाओ का हमला था। अगर प्रतिद्वंद्वी तियानहाई टायरानी होता तो भी वह इसे स्वीकार कर सकती थी, लेकिन ये लिंग जियो था, वह वास्तव में इसे स्वीकार नहीं कर सकी। लाल सूर्य के 9 परिवर्तनों में से छठा परिवर्तन, स्वर्गीय सूर्य परिवर्तन। मार डालो। स्वर्गीय सूर्य परिवर्तन और रक्त सूर्य तलवार के संयोजन से आकाश में भयानक रक्त सूर्य वास्तविक लगने लगा। वह विशाल गोला, एक विशाल रक्त गेंद की तरह, वलय के ऊपर लटका हुआ था। इसका व्यास 10 मीटर से अधिक था। रक्त सूर्य से लगातार भयानक शक्ति निकल रही थी, जिससे लोगों को बहुत निराशाजनक, डरावना और रहस्यमय एहसास हो रहा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। रक्त सूर्य फट गया, जिससे उसमें से तलवार जैसी चमकदार रोशनी निकली और लगभग सभी लोगों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। ये प्रकाश बहुत चमकीला और असहनीय था। आकाश में लगातार गर्जना की आवाजें आ रही थीं। काफी देर बाद लोगों ने अपनी आंखें खोली और अंगूठी को ध्यान से देखा। अंगूठी पर फैंग फेई ने अपने दिल को छुआ, जहां स्पष्ट तलवार का निशान था और खून टपक रहा था। यद्यपि तलवार का निशाना चूक गया था और वास्तव में फैंग फेई के दिल पर नहीं लगी थी, लेकिन इसने फैंग फेई की सुरक्षा को तोड़ दिया और उसे खून बहने पर मजबूर कर दिया। खून इतना चमकीला और लाल था कि देखकर चौंक गए। खून से सने कपड़े देखकर सभी लोग हैरान रह गए। यह अविश्वसनीय था कि फैंग फेई वास्तव में लिंग जियो द्वारा घायल हो गया था। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि वे इस पर विश्वास नहीं कर सके, यहाँ तक कि खुद फैंग फेई भी इस पर विश्वास नहीं कर सकी। तुम्हें पता है, तियानहाई बटू के साथ लड़ते समय भी फैंग फेई को सतह पर चोट नहीं लगी थी, केवल थोड़ी सी आंतरिक चोट थी। उसने झेंगई संप्रदाय के कियानकुन बॉडी प्रोटेक्शन जुए का अभ्यास किया और कभी नहीं सोचा था कि कोई इस तरह की रक्षा को तोड़ सकता है। क्या तुम सचमुच मुझे चोट पहुंचा सकते हो? फैंग फेई आश्चर्यचकित दिखी, मानो उसने कुछ अविश्वसनीय देख लिया हो। क्या यह आपके आश्चर्य के लायक है कि मैंने आपको चोट पहुंचाई? ऐसा लगता है कि आप सिर्फ एक मजबूत बातूनी हैं और आपकी ताकत इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लिंग जियाओ ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, जिसकी बात कर रहा हूँ, आपकी नज़र में मैं एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं हूँ। चींटी द्वारा काटे जाने का एहसास बहुत सुखद नहीं होता है ना? हालांकि उसने ये कहा, लिंग जियो उसके दिल में बहुत हैरान था। रक्तयान की तलवार त्यानयान परिवर्तन के साथ मिलकर वास्तव में केवल फैंग फेई के मांस को छेदती थी। अन्य लोग यह नहीं जानते थे, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि यह तलवार हड्डियों को भी नुकसान नहीं पहुंचाती, हृदय की तो बात ही छोड़िए। फैंग फेई के लिए ये चोट कुछ भी नहीं थी। वास्तव में अधिक गंभीर रूप से चोट पहुंची थी शायद फैंग फेई की गरिमा को। फैंग फेई के चरित्र को देखते हुए एक चींटी से चोट खाना, जिसे वह तुच्छ समझता था, स्वीकार करना बहुत कठिन था। ये वास्तव में असुविधाजनक है, लेकिन तुमने मुझे वास्तव में क्रोधित कर दिया है। अब मैं अपनी 100% युद्ध शक्ति के साथ तुमसे निपटूंगा। मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ डर भी रहा हूँ। फैंग फेई ने लिंग जियाओ को घूर कर देखा। कोई भी उसे इतना गुस्सा नहीं दिला पाया था, लेकिन लिंग जियाओ ने ऐसा कर दिखाया।
आपने ऐसी बकवास एक से अधिक बार कही है। मैं इसे सुनकर थक गया हूँ। ये पहली बार है जब आपने कहा है कि मैं आपसे लड़ने के लिए योग्य हूँ। दूसरी बार आपने कहा कि मैं आपकी 70% युद्ध शक्ति के साथ युद्ध करने के लिए योग्य था, लेकिन आपने युद्ध में अपनी 80% युद्ध शक्ति का उपयोग किया। यदि आप इस बार 100% कहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि परिणाम बदल जाएगा। लिंग जियो ने उदासीनता से फैंग फेये को देखा। चाहे उसके दिल में फैंग फेये के प्रति कितना भी ध्यान और सतर्कता क्यों न हो, कम से कम शब्दों में उसे दूसरे पक्ष के अहंकार पर हमला करना चाहिए। फैंग फेये जैसे लोग तियानहाई टायरनी की तरह चेहरे को सबसे अधिक महत्व देते हैं। दूसरे व्यक्ति को क्रोधित करने के बहुत सारे लाभ हैं, जिनमें से सबसे अच्छा कि आप ऐसा करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस मामले में, हालांकि यह खतरनाक है, आप वास्तव में फैंग फेई की ताकत का अनुभव कर सकते हैं और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जब भी अपनी ताकत बढ़ाने की बात आती है तो लिंग जियो हमेशा से ही पागल रहा है, और वह ऐसा पागल बनने का आदी है। सचमुच, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि मेरी 100% लड़ाकू शक्ति का क्या मतलब है। फैंग फेई ने उदासीनता से लिंग जियो की ओर देखा। स्वर्ग की भयानक शक्ति फिर उभर आई। घातक क्षेत्र के प्रथम स्तर की साधना पूरी तरह से मुक्त हो जाती है। आकाश में कानून के द्वार का 5वां शिलालेख भी चमकने लगा। तियानहाई टायरनी के साथ लड़ाई के दौरान इस 5वें शिलालेख का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि तियानहाई टायरनी ने कानून के द्वार को नष्ट कर दिया था। इस बार फैंग फेई ने लॉ गेट को सुदृढ़ किया और इसकी सुरक्षा और मजबूत हो गई। यदि वह पुनः तियानहाई टायरानी से मिलता है तो उसे टुकड़ों में नहीं कुचला जाएगा, कम से कम उसे इतनी आसानी से नहीं कुचला जाएगा। ये ठीक इसलिए था क्योंकि लिंग जियो ने ये देखा था कि उसने कभी लॉ गेट को निशाना नहीं बनाया, बल्कि सीधे फैंग फेई पर हमला किया। बूम! कानून का दरवाजा फिर से खुला और भयानक आवाज रिंग के ऊपर मंडरा गई। सभी ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से सुना और वे बेहद घबरा गए। ये जानकर सभी को सचमुच आश्चर्य हुआ कि यह लड़ाई इस बिंदु तक पहुंच गई। तो फिर मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा था। लिंग जियाओ के होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई दी। अचानक उसके शरीर से शक्ति का एक उछाल फूट पड़ा और एक भयानक आभा ने पूरे क्षेत्र को भर दिया। प्रतिद्वंद्वी का आभा मंडल मजबूत हो जाता है। हालांकि उसी समय उनकी आभा भी मजबूत हो गई और सुधार भी अधिक हुआ। हे भगवान, आप ये न्यान क्षेत्र के 18वें स्तर पर हैं। यह आदमी तो बहुत भयानक है। हर कोई दंग रह गया। लिंग जियाओ के दोस्तों सहित किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि 10,000 थंडर जेडी की यह यात्रा वास्तव में लिंग जियाओ की साधना को यिन और यान क्षेत्र के 18वें स्तर तक बढ़ा देगी। लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके दिल पर जोर से प्रहार किया गया हो और उनके सिर में हल्का चक्कर आ रहा हो। यिन यान क्षेत्र के 13वें स्तर से यिन यान क्षेत्र के 18वें स्तर तक जाने में केवल 10 दिन से अधिक का समय लगा। जुवानवू मंदिर में लिंग जियाओ का सामना वास्तव में किससे हुआ? क्या ये लिंग जियाओ की असली सीमा है? फैंग फेई को हराने के लिए उसने पहले ही अपनी सारी ताकत झोंक दी थी। लगभग उसी समय कई लोगों के मन में लिंग जियाओ की छवियां थीं जब वह पहली बार 10,000 थंडर जेडी में आया था। यिन यान क्षेत्र के 13वें स्तर पर उसके पास केवल जियो चेंग की तलवार की मंशा है। उस समय लिंग जियो की सभी पर एकमात्र छाप एक बदकिस्मत आदमी की थी, जिसने 10,000 थंडर जेडी में पहुंचने के तुरंत बाद एओई परिवार को नाराज कर दिया था। उस समय उन्होंने लिंग जियो को एक मजाक के रूप में माना, भले ही लिंग जियो को वाइन डेमन तलवार जैसे मजबूत आदमी द्वारा संरक्षित किया गया था। लेकिन हर किसी की नज़र में लिंग जियो व्हाइट टाइगर सोसाइटी में सिर्फ एक बाधा और एक कदम था, और वह पहली लड़ाई में ही परगेटरी की खूनी लड़ाई में मारा जाएगा। हालांकि इस 17 वर्षीय लड़के ने उन्हें एक स्वप्न जैसा झटका दिया। प्रथम युद्ध से लेकर राजाओं के युद्ध तक उन्होंने न केवल सभी प्रकार के शक्तिशाली शत्रुओं को पराजित किया, बल्कि अनुभव प्राप्त करने के लिए तथाकथित शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों को भी अपना लक्ष्य बनाया। अब उसका सामना व्हाइट टाइगर महाद्वीप के 2 शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों में से एक से हुआ, और उसने यिन यान क्षेत्र के 17वें स्तर और दाचेंग तलवार इरादे के 3रे स्तर के चरम पर अपनी साधना से उसे वास्तव में घायल कर दिया। और यह अभी खत्म नहीं हुआ है। जब फैंग फेई लिंग जियो को पूरी तरह से हराने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने वाला था, उसी समय लिंग जियो अचानक विस्फोट हो गया। यिन यान क्षेत्र साधना का एक चौंकाने वाला 18वां स्तर शुरू हुआ। ये लगभग एक स्वप्न जैसा है। यह अविश्वसनीय है। लिंग जियो को केंद्र मानकर भयानक यिन और यांग ऊर्जा लगातार घूम रही है और ऊपर उठ रही है।
विशाल रक्त सूर्य पुनः संघनित होकर उसके सिर के ऊपर तैरने लगा। संपूर्ण वानली जेडी में अंतहीन जानलेवा आभा व्याप्त हो गई, जिससे असंख्य योद्धा भयभीत हो गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लेई ली को मारने में उसकी पूरी ताकत नहीं थी। फैंग यंग को पराजित करते समय भी उसने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया। इस बार फैंग फेई का सामना करते समय उसे कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ये भयानक ताकत निश्चित रूप से फैंग फेई को पराजित कर देगी। जिन योद्धाओं ने लिंगजियो को हंसते हुए और मौत की यातनाएं सहते हुए देखने का इंतजार करने की कोशिश की थी, वे सीधे तौर पर निराश हुए। जल मंदिर, श्वेत अश्व देश, स्वर्गीय दानव संप्रदाय, तियानहाई साम्राज्य, रजत लोमड़ी साम्राज्य, यहाँ तक कि फैंग यंग, क्विन क्यू लेहो, सीरियस यंग मास्टर, जुआनवू मंदिर के लोगों सहित लिंगजियो को घूरते रहे। ऐसा लग रहा था कि वे विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि मंच पर स्वयं लिंगजियो खड़ा है। लिंगजियो की वर्तमान ताकत के साथ जल मंदिर और सफेद घोड़ा देश जैसी ताकतों को नष्ट करना आसान होगा। 4 साम्राज्यों का सामना करते हुए भी वह निश्चित रूप से लड़ने में सक्षम है, खासकर 4 साम्राज्यों के प्रतिभाशाली योद्धाओं से। उसका प्रतिद्वंद्वी कौन हो सकता है? फैंग फेई मंच पर या दर्शकों में मौजूद तियानहाई तानाशाह? मुझे डर है कि केवल ये 2 लोग ही इसकी आशा कर सकते हैं। अगर वे दोनों लिंगजियाओ से हार गए तो हमारा व्हाइट टाइगर महाद्वीप अपना सम्मान खो देगा। मूल रूप से शेनहुआंग महाद्वीप और तियानलोंग महाद्वीप के योद्धा सिर्फ विरोधी थे, लेकिन अब तियानलोंग महाद्वीप का यह अज्ञात व्यक्ति नायक बन गया है। अनगिनत व्हाइट टाइगर साम्राज्य योद्धाओं का भी लगभग यही विचार था। कितना शर्मनाक! श्वेतबाग महाद्वीप का कोई भी योद्धा जो प्रथम स्थान प्राप्त करता है, उसे तियानचाओ साम्राज्य के किसी अज्ञात व्यक्ति को वह स्थान प्राप्त नहीं करने देना चाहिए। हमें लिंगजियाओ को मारने के लिए सब कुछ करना होगा, अन्यथा हम सभी मर जाएंगे। जल देवता मंदिर के नेता तियान हेमिंग्यू ने दांत पीसते हुए अपने पास बैठे श्वेत अश्व देश के शासक से कहा, ये सही है, उस बच्चे का चरित्र इतना शक्तिशाली है कि वह निश्चित रूप से हमारे खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। अगर हम उसके साथ ऐसा व्यवहार करते तो वह कुछ भी क्यों नहीं कर सकता था। व्हाइट हाउस कंट्री के शासक ने भी अपने दांत पीस लिए। चूंकि वे लिंगजियो से बदला लेने की योजना बना रहे थे, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से जांच की और पता चला कि लिंगजियो किस तरह का चरित्र था। सबसे अच्छा परिणाम कि लिंगजियाओ की मृत्यु फैंग फेई या तियानहाई बटू के हाथों हो। यदि नहीं, तो हम केवल स्वर्गीय दानव संप्रदाय और 4 प्रमुख परिवारों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। उनके और लिंगजियाओ के बीच की नफरत भी उथली नहीं है। तियान हेमिंग्यू समझ गई कि अपनी मौजूदा ताकत के साथ वह अब लिंगजियो के लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकती। हालांकि वह पुरानी पीढ़ी की मास्टर थी, लेकिन वह फैंग फेई के लिए कोई मुकाबला नहीं थी। लेकिन लिंगजियो फैंग फेई से एक ड्रॉ तक लड़ने में सक्षम था। यही अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, चलो पूरी ताकत लगा दें। या तो वह मरेगा या हम मरेंगे। भले ही व्हाइट हाउस किंग को अपने दिल में इसका पछतावा हो, लेकिन वह जानता था कि यह बेकार था क्योंकि लिंगजियो उसे जाने नहीं देगा। भले ही वह व्हाइट हाउस किंगडम को नष्ट न करे, लेकिन वह निश्चित रूप से उसे मार देगा। अगर वह मरना नहीं चाहता था, तो वह लिंगजियो को मारने का हर संभव प्रयास कर सकता था। मंच पर फैंग फेई की आंखें भी थोड़ी कठोर थीं। लिंगजियाओ के साधना स्तर, यिन और यांग क्षेत्र के 17वें स्तर से यिन और यांग क्षेत्र के 18वें स्तर तक ने उसे वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया। लेकिन जल्द ही उसकी आंखों में शांति, पवित्रता, गर्व और भव्यता लौट आई। यिन यांग क्षेत्र साधना के 18वें स्तर के साथ आपने वास्तव में मुझे प्रभावित किया है। मैं जो कुछ भी पहले कहा था उसे वापस लेना चाहता हूँ। आप वास्तव में मजबूत हैं। आप व्हाइट टाइगर विंड एंड क्लाउड एसोसिएशन में प्रथम स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए भी योग्य हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश आप मुझसे मिल चुके हैं और आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। क्या तुम अब भी ऐसा ही कह रहे हो? तुम बहुत जिद्दी हो। लिंगजियो ने फैंग फेई को उदासीनता से उत्तर दिया। इस बार आपको अपने सबसे शक्तिशाली हमले का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा आपके पास कोई मौका नहीं है। फैंग फेई ने इसके अलावा कुछ नहीं कहा। आकाश में कानून के द्वार एक के बाद एक चमक उठे और अंतिम 3 शिलालेख एक ही समय में जारी किए गए। स्वर्गीय दाव कानून का द्वार, स्वर्गीय दंड की तलवार। जैसे ही फैंग फेई ने सभी 7 शिलालेख जारी किए, मूल देवता, हमले, फंसे हुए संरचनाएं और 5 तत्व सभी गायब हो गए। इसके बजाय कानून के द्वार से एक भव्य विशाल तलवार निकली। उस समय स्वर्ग और पृथ्वी के बीच स्वर्ग की भयानक शक्ति उबलने लगी। वह पागल होने लगा, मानो पूरी दुनिया कांपने लगी।
भयानक स्वर्गीय दंड तलवार इरादे ने लिंग जियो की ओर दबाव डाला, उसकी किसी भी कार्रवाई को रोकने की कोशिश की। लिंग जियो ने आकाश की ओर मुंह किया, हाथ में रक्त सूर्य तलवार थामे हुए। उसके सिर के ऊपर एक विशाल रक्त सूर्य लटका हुआ था और उसका चेहरा उदासीन था। पागल लाल तलवार इरादा बेतहाशा भड़क रहा था। स्वर्गीय सजा तलवार इरादे के दबाव को टुकड़े टुकड़े कर रहा था। स्वर्गीय दंड भी उसे डरा नहीं सका, कानून उसके कार्यों को रोक नहीं सका। वह लिंग जियो स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध जा रहा था। मैं ही स्वर्ग और पृथ्वी पर एकमात्र हूँ। लोग बिना पलक झपकाए रिंग को देख रहे थे और हर किसी को यह आभास हो रहा था कि शायद उन दोनों ने अपनी सारी लड़ने की शक्ति निकाल दी है। ये हमला परिणाम तय कर सकता है। क्रैक क्रैक, रिंग की सुरक्षात्मक दीवार में पड़ने लगी। उन दोनों की तलवार की मंशा बहुत शक्तिशाली थी और तलवार की ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि इससे मूल रूप से बहुत सुरक्षित सुरक्षात्मक दीवार भी असहज महसूस करने लगी। सुरक्षा दीवार को मजबूत करो, एक महान ताओवादी ने आदेश दिया, और जो योद्धा सुरक्षात्मक दीवार के रखरखाव के लिए जिम्मेदार थे, वे उड़कर अखाड़े के चारों तरफ पैर मोड़कर बैठ गए और उसकी देखभाल करने लगे। लेकिन फिर भी अभी भी बढ़ रही थी और 4 शक्तिशाली यिन यांग क्षेत्र 18वीं परत के योद्धा धीरे धीरे थक गए थे। लोगों को बदलो, जीवन लेने वाले क्षेत्र में जाओ, एक भान वाले ताओवादी ने पुनः आदेश दिया। जीवन लेने वाले क्षेत्र के योद्धाओं को प्रतिस्थापित करने के बाद सुरक्षात्मक दीवार धीरे धीरे शांत हो गई, लेकिन तलवार की ऊर्जा के अशांत प्रवाह ने अभी भी लोगों को भयभीत कर दिया। बूम! स्वर्गीय दंड की तलवार अंततः कानून के द्वार से पूरी तरह मुक्त हो गई और पूरा संसार कांपने लगा। भयानक स्वर्गीय दंड तलवार का इरादा लिंग जियो की ओर बढ़ा। वह लिंग जियो को पूरी तरह से वहीं पर दबा देना चाहता था और उसे भागने का कोई मौका नहीं देना चाहता था। ये स्वर्गीय दंड तलवार वास्तव में शक्तिशाली है। ये वास्तविक स्वर्गीय दंड की तरह महसूस होती है। ये लोगों को कांपने पर मजबूर कर देती है। लोग इस समय बहुत सदमे में थे। ये सचमुच बहुत भयानक था। मुझे नहीं पता कि लिंग जियो इस भयानक स्वर्गीय दंड तलवार का सामना कैसे करेगा। वैसे भी रिंग से दूर बैठे दर्शकों को आसमान द्वारा घूरे जाने का भयानक एहसास हो सकता है। ऐसा लगता है कि यह उन्हें दंडित कर रहा है, उन्हें मार रहा है तथा उनके शरीर की प्रत्येक कोशिका को हिंसक रूप से कांपने पर मजबूर कर रहा है। मैं मरने जा रहा हूँ, लानत है। ये फैंग फेई, मैं अपने जीवन में उससे लड़ना नहीं चाहता, वह पागल है। योद्धाओं के मुंह से चीखें निकली और उन्होंने अपना दबाव कम करने के लिए दहाड़ लगाई। लेकिन लिंग जियो, जो रिंग का सबसे बड़ा झटका झेलने वाला था, उल्टा आसमान फाड़ता हुआ प्रतीत हुआ। उसके हाथ में रक्त सूर्य तलवार और अधिक चमकदार हो गई। भयानक तलवार की नियत सीधे आकाश में चली गई और चाहे कितनी भी स्वर्गीय दंड तलवार की नियत नीचे आए, वे सभी उसके द्वारा अवरुद्ध कर दी गईं। ये खत्म हो गया, कौन जीतेगा? यहाँ तक कि एक मूर्ख भी देख सकता है कि इस हमले में दोनों अपनी सारी युद्ध शक्ति एकत्रित कर रहे हैं और जीत या हार का फैसला इसी हमले में होगा। कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक उपभोग नहीं कर सकता और कोई भी ऐसा करने को तैयार नहीं है। स्वर्गीय दंड की तलवार अभी भी स्वर्ग की शक्ति को इकट्ठा कर रही थी और मजबूत होती जा रही थी। फैंग फे एक तलवार से लिंग जियो को हराने और अपनी क्षमता साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान नीचे गिर रहा हो। लोग ये देखकर भयभीत हो गए कि उनके सिर के ऊपर का आकाश भयानक तलवारों में बदल गया था, जो लगातार नीचे गिर रही थी। वह क्या है? लोगों की नजरें अचानक फिर से लिंग जियो पर टिक गईं। इस समय लिंग जियो रिंग से गायब हो गया था। पूरे वलय में केवल एक विशाल रक्त सूर्य था जो लगातार भयानक तलवारनुमा प्रकाश छोड़ रहा था। लोगों ने अपनी आंखें मली, लेकिन फिर भी लिंग जियाओ को नहीं देख पाए। इस समय लिंग जियाओ एक रक्त सूर्य में बदल गया था। ये कैसे संभव हो सकता है? लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह संभव था या नहीं। वैसे भी रिंग पर स्थिति ऐसी ही थी। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच केवल एक रक्त सूर्य था जो प्रकाश छोड़ता रहता था और यह प्रकाश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। मारना, मारना, वे दोनों एक ही समय में धरती हिला देने वाली दहाड़ लगाने लगे। स्वर्गीय दंड की तलवार अचानक गिर पड़ी और उस भयानक तलवार की धार ने लगभग पूरे वलय को ढाक लिया। उसी समय रक्त सूर्य तेजी से घूमने लगा और अंततः रक्त सूर्य अचानक गायब हो गया। केवल एक तलवार रह गई, खून से चमकती एक लंबी तलवार। तलवार सीटी बजाती हुई सीधे आकाश की ओर बढ़ी, मानो वह आकाश को भेदने जा रही हो। इस समय अधिकांश लोगों को सांस लेने में भी कठिनाई महसूस हुई। दो तलवार के इरादे आपस में मिल गए और सीधे सुरक्षात्मक दीवार को तोड़कर भीड़ में घुस गए।
अनगिनत योद्धा स्पष्टतः घायल नहीं हुए, लेकिन वे चिल्लाते रहे। तलवार के वार से घायल होना, वह एहसास बहुत अच्छा नहीं है। आसमान में दो तलवारें टकराईं और सफेद और लाल रोशनी फैल गई। उस पर लगभग सभी की दृष्टि चली गई, मानो पूरी दुनिया सिर्फ लाल और सफेद हो। लिंग जियो और फैंग फेई के बीच हमला 10 मिनट से अधिक समय तक चला। जब अंगूठी पर चमकती रोशनी अंततः गायब हो गई, तो लिंग जियाओ और फैंग फेई की आकृतियां पुनः प्रकट हुईं। रिंग के दोनों ओर एक एक व्यक्ति खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वह बस अपने प्रतिद्वंद्वी को देख रहा था। क्या हो रहा है? दोनों में से कौन जीता? हाँ, कौन जीता? यदि यह पहले होता तो वे सीधे फैंग फेई का नाम पुकार सकते थे, लेकिन अभी अभी के भयानक दृश्य को देखने के बाद वे अब इतने आश्वस्त नहीं थे। उन्हें हमेशा लगता था कि लिंगजियो की ताकत शायद फैंग फेई से कम नहीं थी। ये कहना बहुत कठिन था कि इस लड़ाई में कौन जीतेगा या कौन हारेगा। सुबह का सूरज पूरी तरह उग चुका था, हर किसी के चेहरे पर चमक रहा था, डर और भ्रम की झलक दिख रही थी। पूरा जिंगलेई शहर अंदर और बाहर बिल्कुल शांत था, और जमीन पर गिरते पत्ते की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। टकराना। अचानक एक ध्वनि ने मृत शांति को पूरी तरह से तोड़ दिया, और लोग आश्चर्य से रिंग के एक तरफ देखने लगे। फैंग फेई अपना चेहरा ऊपर करके जमीन पर गिर पड़ा, और उसके शरीर के नीचे गहरा लालपन था। इस समय सभी का हृदय जोर से कांप उठा। फैंग फेई वास्तव में गिर गया। उसमें तो वहां खड़े होने की भी ताकत नहीं थी। दूसरी तरफ लिंग जियाओ के दाहिने हाथ से खून टपक रहा था। वह भी घायल हो गया था, लेकिन ये स्पष्ट था कि उसकी चोट फैंग फेई की तुलना में काफी हल्की थी। उसके हाथ में मौजूद रक्त सूर्य तलवार बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी। इससे निस्संदेह एक बात पता चलती है, लड़ाई खत्म हो चुकी है और रक्त सूर्य तलवार की अब कोई जरूरत नहीं है। फैंग फेई, याद रखो, चींटियां न केवल चोरी करने में अच्छी होती हैं, कभी कभी वे आकाश को भी भेद सकती हैं। लिंग जियो के मुंह से एक ठंडी आवाज आई, आप स्वर्ग की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं, और मैं चींटियों के जवाबी हमले का प्रतिनिधित्व करता हूं। इन शब्दों के बाद लगभग सभी को समझ आ गया कि क्या हो रहा था। इस लड़ाई में लिंग जियो वास्तव में जीत गया। लिंग जियो ने वास्तव में फैंग फेई को हराया। वह वास्तव में फैंग फेई के साथ शिलालेखों द्वारा गठित स्वर्गीय दंड की तलवार के नीचे जीती थी। ये जीत निष्पक्ष और स्पष्ट है। किसी को भी निंदा करने का कोई कारण नहीं मिल सकता। फैंग फेई का शरीर पवित्र सफेद प्रकाश में लिपटा हुआ था, और उसकी चोटें लगातार ठीक हो रही थीं। ये सच है कि मैं हार गया, चींटी ने आकाश चुरा लिया, तुमने मुझे सचमुच एक सच्चाई समझा दी। फैंग फेई, जो हिल भी नहीं सकता था, केवल हार स्वीकार कर सकता था। अन्यथा उसे विश्वास था कि लिंग जियो उसे बिना किसी हिचकिचाहट के मार देगा। वह वास्तव में हार गई, और उसने हार स्वीकार कर ली। फैंग फेई, इतनी गर्वित महिला, वास्तव में हार स्वीकार कर ली। लोगों ने उस युवक को अखाड़े पर खड़े देखा और उनके दिल कांप उठे। ये व्यक्ति वास्तव में इस चरण तक आया, एक अज्ञात व्यक्ति से राजा रैंकिंग के शीर्ष 3 तक, और अब फैंग फेई को हराना। हर बार ये लोगों को बहुत सारे आश्चर्य लेकर आया। इससे पहले उनमें से लगभग सभी ने सोचा था कि लिंग जियो निश्चित रूप से फैंग फेई और तियानहाई बटू का मुकाबला नहीं कर सकता था और केवल तीसरा स्थान ही प्राप्त कर सकता था। लेकिन अब क्या होगा? लिंग जियो ने फैंग फेई को मजबूत बढ़त के साथ हराने के बाद उसे व्हाइट टाइगर फेग्यून क्लब में पहले स्थान के लिए तियानहाई बटू के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अवसर भी मिला। इस समय किसी को भी उसकी ताकत पर संदेह नहीं था। किसी में ये गारंटी देने की हिम्मत नहीं थी कि वह तियानहाई बटू जितना अच्छा नहीं होगा। इस अज्ञात खिलाड़ी ने अपनी गति नहीं रोकी। दूसरा स्थान प्राप्त करने के बाद वह प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहता था। लोगों को अचानक पहली 2 लड़ाइयों में लिंग जियाओ के उत्कृष्ट प्रदर्शन के बारे में याद आया। उस समय उन्होंने सोचा कि लिंग जियाओ सिर्फ भाग्यशाली था, लेकिन इस युद्ध के बाद किसने ये सोचने का साहस किया कि यह भाग्य था? फैंग फेई के साथ लिंग जियाओ की लड़ाई ने न केवल उसकी ताकत को प्रतिबिंबित किया, बल्कि उसकी लड़ने की क्षमता को भी प्रतिबिंबित किया। ये स्पष्ट है कि लिंग जियाओ विवरणों को संभालने में फैंग फेई से कहीं बेहतर है। सटीक चाल और सही हमले, अब सोचिए, यही तो लड़ने की कला है। व्हाइट टाइगर कॉन्टिनेंट के दर्शकों को नहीं पता था कि उनके दिल में क्या महसूस हो रहा था, लेकिन लाइव प्रसारण देखने वाले इस समय बहुत उत्साहित लग रहे थे। उनके लिए पिछली 2 लड़ाइयां, जो मूलतः रहस्यहीन थीं, अचानक अत्यंत रहस्यपूर्ण हो गईं। उन्होंने सोचा कि फैंग फेई लड़ाई जीत जाएगा, लेकिन अंत में लिंग जियो जीत गया।
ये वास्तव में आश्चर्य और उत्साहपूर्ण था। काला घोड़ा सर पर दौड़ता है। चींटी आकाश को चुनौती देती है। सबसे कमजोर महाद्वीप से व्हाइट टाइगर महाद्वीप में आया एक युवक अपनी भयानक प्रतिभा और सूझबूझ के साथ साथ साहसिकता और कड़ी मेहनत की निडर भावना से आखिरकार इस कदम तक पहुंच गया। एक शानदार रोशनी खिल गई। बस एक कदम बाकी है। जब तक तियानहाई बटू को हराया जाता है, तब तक यह एक सच्ची किंवदंती का जन्म होगा। इतिहास इस युवक के अस्तित्व को पूरी तरह याद रखेगा। हालांकि दूसरा स्थान अच्छा है, लेकिन अंततः इतिहास इसे भूल जाएगा। लोग केवल मंच पर खड़े चैंपियन को ही याद रखेंगे, दूसरे और तीसरे को नहीं। जब तक लिंग जियाओ तियानहाई बटू को हराता रहेगा, तब तक उसकी कहानी तियानलोंग महाद्वीप, शिनहुआंग महाद्वीप और व्हाइट टाइगर महाद्वीप के अनगिनत योद्धाओं द्वारा गाई जाएगी। शायद कुछ साल बाद, जब लिंग जियो जुआन क्षेत्र के शीर्ष पर कदम रखेगा, तब भी ये योद्धा इस मजबूत आदमी की ओर उत्साह से इशारा कर सकेंगे और कह सकेंगे, देखो, ये वही किंवदंती है जो व्हाइट टाइगर फेग्यून सम्मेलन से बाहर आया था। हमने उनका उत्थान देखा है। दिव्य साम्राज्य, दिव्य सम्राट लिंग जियाओ। शुरू में कई योद्धाओं ने इसे मजाक समझा था। एकमात्र 17 वर्षीय बालक ने खुद को दिव्य सम्राट कहने का साहस कैसे किया। लेकिन अब कौन उस पर हंसने की हिम्मत करेगा, चाहे वहां कोई भी मौजूद था। यहाँ तक कि संसार क्षेत्र के वे मजबूत लोग भी, जब वे 17 साल के थे, वे लिंग जियो से ज्यादा बेहतर नहीं थे। ये युवक न तो बहुत लंबा था, न ही बहुत बलवान, परंतु उसका शरीर पहाड़ के समान था, जो सभी दर्शकों के दिलों में गहराई से अंकित था। हर किसी के मन में स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध अपना भाग्य बदलने की इच्छा होती है, और चींटियों के पलटवार का विचार भी। इसलिए वे लिंग जियो जैसी चींटी के प्रकट होने से बहुत उत्साहित थे, और उन्होंने महसूस किया कि लिंग जियो उनका आदर्श था। भले ही वह इतना अद्भुत और इतना शक्तिशाली न हो, लेकिन जब तक वह लिंग जियो की क्षमता का 10वां हिस्सा भी दिखा सके, ये पर्याप्त होगा। बूम! अखाड़े के पास भाग लेने वाले योद्धाओं की सीटों में अचानक एक मजबूत लड़ाई की भावना प्रज्वलित हुई। लोगों की निगाहें लड़ाकू भावना के स्वामी पर टिकी थीं। ये तियानहाई बटू था। तियानहाई बटू की मूलतः शांत आंखें अब शांत होने में असमर्थ लग रही थीं। शुरू से ही उसने लिंग जियाओ को कभी गंभीरता से नहीं लिया। वह कहता रहा कि लिंग जियाओ को मारना चूहे को मारने जितना आसान है। उसके मन में केवल फैंग फेई ही उसका प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य था। उसने सोचा कि फैंग फेई को हराने के बाद व्हाइट टाइगर विंड एंड क्लाउड क्लब चैंपियन पहले से ही उसकी जेब में था। लेकिन लिंग जियाओ की जीत ने सब कुछ पूरी तरह से बदल दिया। फैंग फेई के साथ उनकी लड़ाई वास्तविक अंतिम लड़ाई नहीं थी। इसके बाद उसे लिंग जियाओ को हराना होगा, तभी वह वास्तव में व्हाइट टाइगर विंड और क्लाउड क्लब चैंपियन की सीट ले सकेगा। ये सचमुच थोड़ा बेतुका लगता है। लिंग जियाओ वास्तव में उसके लिए चैंपियनशिप जीतने में एक बाधा बन जाएगा। तियानलोंग महाद्वीप का ये कमजोर योद्धा उसकी सबसे बड़ी चिंता बन गया है। उसे अचानक लिंग जियो के बारे में जानकारी याद आई जो फैंग मिंग किशान ने उसे दी थी। फैंग मिंग किशान ने यहाँ तक जोर दिया कि यह एक बहुत ही डरावना प्रतिद्वंद्वी था और इसे जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिए।